मिला है नया चैप्टर। चलो शुरू करते हैं, इसमें क्या होता है देखते हैं। हम देखते हैं मिजर ब्लेड सेट का लीडर शंडल 6 हाई रैंकिंग सेट में से सिर्फ वही था जिसे ब्लेड मास्टर के पास रहने की इजाजत मिली, सिर्फ अपनी लॉयल्टी की वजह से। लेकिन उसके पास एक सीक्रेट था जिसे उसने ब्लेड मास्टर से छुपाने के लिए बहुत मेहनत की थी। वो सीक्रेट ये था कि उसके दिल में अपने मास्टर को सरपास करने की सोच थी। फिर उसने ड्रैगन टर्टल को भागते हुए ढूंढ लिया और उसे तुरंत समझ में आ गया कि ड्रैगन टर्टल मरने वाला है। और ड्रैगन टर्टल का ये हाल देख के उसे यकीन नहीं हो रहा था कि युवान इंसानी है कि नहीं है। और युवान की इस पावर को देख के उसको खुद के अंदर ही जलन और लालच दोनों पैदा हो गया। तभी बोलता है कोई कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैं इसे केस में क्यों ना रखूं। तभी सॉन्ग बोलता है नॉर्टन सी आइस पैलेस मूरी में लाइन्स और डिमोनिक कल्ट यहाँ मौजूद है, ऐसे जगह में हम कैसे इतने आसानी से निकल पाएंगे। फिर सामने वाला जवाब देता है लेकिन ब्लेड मास्टर ने तो कहा था कि एसेंस कोर को किसी भी हाल में वापस लेना होगा। तभी सैंग ड्रैगन टर्टल के एसेंस कोर के सामने आया तो बोला कि क्या तुम्हें नहीं लगता मैं इसे खुद कंज्यूम कर लूं, उन कमीनों के हाथ लगने से तो बेहतर होगा ना। और इस तरीके से इसका अंदरूनी सोच का विचार हमें पता चल गया। तभी हम करंट सीन में आते हैं जो कि युवान को देख के बोलता है डीमन गॉड आखिरकार तुम आ ही गए, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था अपनी नए पावर को टेस्ट करने के लिए। और सोचने लग जाता है मुझे पता है मैंने सही डिसीजन लिया, अब मेरे पास पहले से कई ज्यादा इंटरनल एनर्जी है, मेरे नसों में लाइटनिंग एलाइटमेंट की ट्रू की इतना पावरफुल है कि मेरे सामने वाली हर चीज को तबाह कर सकता है। लेकिन एक बात है जिसे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं सिर्फ एसेंस कोर का लगभग 20% ही एब्जॉर्ब कर पाया हूँ। फिर भी अगर मैं लालच में आकर सब कुछ एक साथ ही ले लेता तो मैं जल कर मर जाता। इतना सोच ही रहा होता है युवान उस पर अटैक कर देता है, वो भी अटैक कर देता है। हैरान कर देने वाली बात है मैंने सिर्फ ब्लेड पकड़ने का सोचा और ट्रू की ने बाहर निकाल दिया और उसने एक लाइटनिंग की से बना हुआ एक फॉर्मलेस स्वॉर्ड को बना दिया। तभी युवान सोच रहा होता है लाइटनिंग की से बना हुआ फॉर्मलेस स्वॉर्ड ब्लेड, मुझे अभी भी ड्रैगन टर्टल की स्पिरिट महसूस हो रही है। लगता है वो पूरा एसेंस कोर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया लेकिन फिर भी इतना पावरफुल है। क्या यही फायर क्रीम से भी ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ये अभी भी मरा है। तभी शंग युवान से बोलता है डीमन गॉड तुम्हें खुद को एक बहुत बुरी सिचुएशन में पाते हो, क्या तुम जानते हो कि दो बराबर एक मार्शल मास्टर के बीच में डुअल में डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है, वो होता है स्पीड। तभी वो अपने स्पीड का टेक्निक यूज करता है अपने युवान पे, लेकिन युवान उसको डॉज कर लेता है और सोचने लग जाता है ये अपने मन में कि मेरा स्पीड को कैसे मैच कर रहा है, आखिर इसको कैसे पता चला करके युवान पे अटैक कर रहा होता है। युवान बच रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं। आखिर इसे कैसे पता है कि सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्टिस्ट के ब्लेड टेक्निक्स कैसे यूज करते हैं। तभी ये युवान पे अटैक करता है, युवान पीछे आता है और सोच रहा होता है युवान अपने मन में कि मेरा टेक्निक वर्क नहीं कर रहा है, मेरा सीक्रेट टेक्निक भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्टिस्ट और हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट में सिर्फ दो ही टेक्निक है जो दो वेपन के साथ यूज कर सकते हैं। उनमें से एक था इतना बड़ा शॉकवेव क्रिएट करती थी जो मुझे दूसरी वाली टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। तभी युवान एक हाथ में राइट ब्लैक स्वॉर्ड पकड़ लेता है, दूसरे हाथ में ब्लैक आइस ब्लेड पकड़ लेता है। शंख सोच रहा होता है काफी खतरनाक दो टेक्निक को एक साथ यूज करना, पर कैसे करता है मैं भी जरा देखूं। तभी युवान हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट और सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्ट दोनों एक साथ यूज करता है। ये दोनों अटैक करने में से एक ने कमजोरी जरूर होगा, ये बोला होता है सांग ने, और दोनों एक दूसरे पे ऐसी फाइट कर रहे होते हैं एक दूसरे पे। तभी युवान बोल रहा होता है इसने मेरे टेक्निक को तोड़ दिया। तभी हम देखते हैं वो युवान पे अटैक कर रहा होता है, युवान उसको ब्लॉक कर रहा होता है। शंख हंस रहा होता है और बोलता है डीमन गॉड तुम काफी शौक में लग रहे हो, वो पहले ही हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट की 4 टेक्निक का काउंटर सोच चुका है। तभी युवान बोलता है लगता है उसने फॉर्मर सुप्रीम हेवनली डीमन का यूज किया होगा, लेकिन हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट को कैलकुलेट टेक्निक के बिना सीखना नामुमकिन है। मेरा ख्याल है उसने सिर्फ इसे काउंटर करने पर फोकस ही किया होगा। तभी हम देख सकते हैं कि दोनों लोगों का लाजवाब फाइट हो रहा होता है। युवान पीछे आ जाता है, थंडरबर्ड हंस रहा होता है, बोलता है शांति तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो जब मुझे तुम्हारी हर मूव का काउंटर पता है। ये केव अभी गिरने वाली है इसीलिए तुम अपना हेवनली फ्लैश भी यूज नहीं कर पाओगे। वैसे भी अब मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ कि तुम्हारा हेवनली फ्लैश भी झेल सकता हूँ। डीमन गॉड यहाँ तुम्हारी कब्र बनेगी। तभी युवान बोलता है तुम मेरी सारी मूव को काउंटर कर सकते हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखते हैं युवान के कुछ क्लोन बन जाते हैं बहुत सारे, जिससे शंख परेशान हो जाता है और सोच रहा होता है हर जो क्लोन है अपनी अपनी अलग टेक्निक यूज कर रहे हैं। और युवान से बोलता है आखिर तुम करने क्या चाह रहे हो, सिर्फ इस तरह अटैक करके क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तभी युवान अटैक कर रहा होता है, उसके सामने एकदम धुंधला धुंधला माहौल हो जाता है। तभी युवान अपने जूतों से सुपर रॉकेट बूस्ट निकल के एकदम रफ्तार बढ़ाता है और शंख के पास पहुंचता है। शंख का एक सीने में अपना स्वॉर्ड घुसा देता है, शंख उसको युवान को दूर करता है और सोच रहा होता है इसके सामने तो महेश लो लग रहा हूँ। तभी युवान उसके पीछे आ जाता है और युवान सोच रहा होता है इसने मेरा अटैक को रोक दिया। हाँ उसके पास बेसिकली सिर्फ हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट ही है, मुझे बस पहले की तरह ही इसे काउंटर करना होगा। तभी एक स्ट्राइक लगता है, सोचने लग जाता है ये क्या हुआ, मुझे तो लगा था मैं इसे ब्लॉक कर लूंगा। देखते हैं युवान और स्ट्राइक भेज रहा होता है शंख के पास, शंख उस पर झेल रहा होता है, सोच रहा होता है ऐसी मूवमेंट से सुप्रीम साइबर डीमन
मार्शल आर्ट यूज करते वक्त ही पॉसिबल होती है। डीमन वर्ड ये साला क्या इसने सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्ट और हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट को एक ही टेक्निक में कंबाइन कर दिया। फिर युवन बोलते ओह तुम्हारी इंजरीज तो उस इंसान से भी ज्यादा फास्ट हील हो रही है जिसने ग्रीन का एसेंस कोड लिया हो, तो फिर ये कैसा रहेगा। बोलते युवन उसका हाथ काट देता है शंख का और हंस रहा होता है युवन और बोलता है तुम्हारा एक हाथ तो गया। हम देखते हैं शंख को बहुत दर्द हो रहा होता है। युवान बोलता है अब नेक्स्ट और उसके गर्दन पे अटैक कर रहा होता है। वो गाली दे रहा था युवान को, तुरंत पावर अप करता है। युवान पीछे आ जाता है और खून की उल्टी करने लग जाता है शंख और सोच रहा होता है मैंने सुना था कि किसी कोर के स्पिरिचुअल पावर एब्जॉर्ब करने पे स्ट्रॉन्ग रीजनरेटिव एबिलिटीज मिलती है, लेकिन इतना ज्यादा जख्म तो हील हो रहा है लेकिन बाजू वापस रीजनरेट नहीं हो रहा। लगता है वो आदमी क्या वो ग्रैंड मास्टर लेवल का हो सकता है। तभी हमें पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोच रहा होता है अभी जो मूवमेंट हुई है वो क्लियरली सिर्फ एक्सट्रीम ब्लड डिवाइन आर्ट यूज करते वक्त ही पॉसिबल है। एक्सट्रीम ब्लेड डिवाइन आर्ट जो इंसान को जॉइंट और मसल्स की लिमिट से भी आगे की टेक्निक यूज करती है, और हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट जिसका प्रॉपर की सर्कुलेट मेथड भी अननोन है। इन दोनों को कंबाइन करने का मतलब बिल्कुल नई मार्शल आर्ट क्रिएट करना जैसा है। कुछ तो गलत है। क्या ये बंदा सच में वही डिमोनिक गॉड है जिसे हम जानते हैं, या ये उस इंसान की लेगेसी में जो सुना था उससे बिल्कुल अलग है। हमारी स्कूल ने इतने सालों से जो कुछ भी केयरफुल प्रिपेयर किया था सब धीरे धीरे टूट रहा है। मुझे किसी तरह जिंदा बचकर निकलना होगा और ब्लेड लॉर्ड को रिपोर्ट करना होगा, चाहे मैं केव को तोड़कर ओपनिंग बना भी लूं। फिर भी डीमन गॉड से तेज भागना पॉसिबल नहीं है, और अगर मैं बाकी बचे हुए कोर ले लेता हूं तो मेरा बॉडी यूज बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाएगा। डेमिट अगर ऐसा ही चलता रहा तो। तभी वो देखता है सामने, सोच रहा होता है ठंडर एनर्जी खून के साथ स्ट्रांगली रिएक्ट कर रही है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं लगभग मरने वाला था मेरी ठंडर एनर्जी को रिलीज ने उसे कमीने की मूवमेंट को एक पल के लिए रोक दिया था। लगता है उस आर्मर की वजह से वो इलेक्ट्रिक शॉक खा गया था। सोचते ही वो हंस रहा होता है, सोच रहा होता है युवान को कि और पास आए, मैं भी देखूं तो जरा कितना ठंडर ये एब्जॉर्ब कर सकता है, कोई तो लिमिट होगी। और हंसता हुआ युवान की तरफ देख रहा था। युवान जैसे पास आ रहा होता है और बोलता है अभी तुम इस ठंडर में जल के राख हो जाओगे, तुम मरोगे डीमन गॉड करके, और बहुत जोर से बिजली गिराने लग जाता है। युवान के पास में हम देख सकते बहुत तेज बिजली होता है, धुआं धुआं हो जाता है। शंख देख रहा होता है और हंसने लग जाता है और बोलता है मैंने डीमन गॉड को मार दिया। तभी युवान आता है और उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है तुमने किसको मारा। तभी बोल रहा था डीमन गॉड आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम तो सच में एक मॉन्स्टर निकले। और नैनो से हमें पता चलता है कि उसका सूट तो रिचार्ज हो चुका है जो उसने ठंडर जो रिलीज किया था उसके वजह से। और युवान सोच रहा होता है ये ग्लेटिनियम सच में कमाल का है, इसने पूरा एब्जॉर्ब ही कर लिया। और उससे पूछता है चलो अब बताओ तुम क्या बोल रहे थे। इतना बोलते उसको जोर से नखोरने लग जाता है और उसी को ही उल्टा बिजली दे देता है और सोच रहा होता है जैसा मैंने सोचा था। तभी वो सोच रहा था मेरा पावर, मेरा ठंडर एनर्जी, फिर क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर इस डिमोनिक इंसान ने मेरे पूरी एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लिया। तभी युवान बोल रहा था मैंने इसके ठंडर एनर्जी को पूरा एब्जॉर्ब करके अपनी बना ली है, चलो देखते हैं। इतना बोलते उसको और ठंडर दे रहा होता है और उसको ब्लास्ट कर देता है और सोचने लग जाता है। उसे फटते ही हुए देखकर शायद वो इसे झेल नहीं पाया, लगता है मैं इसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया हूँ, अब मुझे बस बचे हुए कोर लेना है और यहाँ से निकलना है। ये मेरा सोच से भी बड़ा है, प्योर कोर को एब्जॉर्ब करने में काफी टाइम लगेगा। तभी युवान ऊपर देखता है, बोलता है डैम इट, क्या फाइट के इम्पैक्ट से क्रैक पड़ गया है, मुझे कोलैप्स होने से पहले बाहर निकलना होगा। नैनो क्या तुम कोर को सिक्योर कर सकते हो। नैनो बोलता है हाँ ये मुमकिन है करके, और हम देख सकते हैं ऊपर क्रैक आ जाता है। युवान वहां से तेजी से निकलने लग जाता है लेकिन केव में बहुत सारा पानी भरने लग जाता है जैसा कि युवान ने सोचा था, और सोचने लग जाता है हो सके तो मेरे 6 वर्ड आसानी से निकल चुकी होगी अभी तक का। तभी युवान सामने देखता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, साला दोनों साइड से पानी आ रहा है। और नैनो बताने लग जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में नैनो एक डाइविंग मोड पे एंटर कर लेता है जिसमें उसका ऑक्सीजन 90% होता है। तभी युवान वो पानी के अंदर में होता है और बचने की कोशिश कर रहा होता है। मैं गिरती हुई केव से बने गैप में ही खींचा जा रहा हूँ, यहाँ से बचकर निकलना आसान नहीं होगा। नैनो बूस्टर को मैक्सिमम पर एक्टिवेट करो, और उसका बूस्टर मैक्सिमम आउटपुट पे चल जाता है और नैनो बता रहा होता है कि 80% का ऑक्सीजन बचा हुआ है। युवान काफी दिक्कत में हो रहा होता है। ये तो 6 ब्लेड मार्शल स्कूल की ब्लेड है, मतलब क्या उनको वापस वेपन ही भी करंट के साथ बह रहा है, ये बहुत डेंजरस है। हाँ गिरते हुए केव का डेब्रिस भी अपनी पानी के साथ आ रहा है, इसीलिए सब कुछ डिफ्लेक्ट करना मुश्किल है। अगर ऐसा है तो मैं सीधा सीलिंग को तोड़कर एक ही बार में बाहर निकल जाऊंगा। तभी युवान शॉक्ड होता है, बोलता है क्या पानी के करंट की वजह से आज स्वॉर्ड की डिस्ट्रक्टिव पावर कम हो गई है। तभी युवान एक और बार अटैक कर रहा होता है। नैनो बता रहा था 35% है ऑक्सीजन, और फिर हम देख सकते हैं अटैक लगते ही नैनो बोलता है 20% ऑक्सीजन। युवान एक और बार अटैक कर रहा होता है। नैनो बताता है 15%। युवान और एक बार अटैक करता है और एक बार अटैक करता है और उसका ऑक्सीजन 5% पर आ जाता है। तभी 4% पे आ जाता है, 3% पे आ जाता है। युवान नीचे जा रहा होता है और 1% पे आ जाता है, और हम देखते हैं युवान इसी तरह नीचे जा रहा होता है। युवान का दिमाग अनस्टेबल हो जाता है और जाके सीधा चट्टान के अंदर दब जाता है। तभी बताता है नैनो की चार्जिंग स्टार्ट हो गया है। तभी हम देखते हैं बहुत बड़ा चट्टान को काट के युवान बाहर आता है, और युवान को लगा था कि उसका ऑक्सीजन
ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। तभी हमें नैनो बताता है कि ऑक्सीजन 35% चार्ज हो चुका है। तभी युवान सोच रहा होता है, ये क्या भाई नैनो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, तो मैं यहाँ से निकलने से पहले अपनी ऑक्सीजन रिचार्ज कर लेता हूँ। तभी नैनो बताता है कि ये एटमॉस्फेयर में इतनी ये ऑक्सीजन बची ही नहीं है कि ऐसा कुछ कर सकूं। युवान पूछता है, तो जो मेरे पास अभी ऑक्सीजन है बस वही है? तभी नैनो बताया हाँ। तभी युवान सोच रहा होता है कि यहाँ से बाहर निकलना काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अभी भी बैरियर्स नीचे बह रहे हैं। अगर मैं आइस स्वॉर्ड यूज भी करूँ तो? तभी युवान देखता है, यह क्या है? मुझे उस स्टाफ से काफी इंटरेस्टिंग कोल्ड एनर्जी फील हो रही है। मैंने एनिमीज में किसी के पास ऐसा स्टाफ नहीं देखा है। तभी युवान बोलता है, ये जो लिखावट है इसे कवर है। नैनो जूम करके बताओ कि करेक्टर में क्या लिखा है। नैनो जूम करता है और बता देता है कि वो कोल्ड आइस हेवनली आर्ट का है। ये नॉर्थन आइस पैलेस का डिवाइन रेलिक है जो बहुत पहले खो चुका था ड्रैगन टर्टल से लड़ते वक्त। तभी हमें बताया जाता है, जो नॉर्थन आइस पैलेस के 5th जनरेशन पैलेस मास्टर ने अपनी जान दांव पर लगाकर ड्रैगन टर्टल से फाइट की थी, लेकिन वो भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि उसे मार सके। आखिर में अपने लोगों को बचाने के लिए उसने एक एक्सट्रीम डिसीजन लिया, ड्रैगन टर्टल को नॉर्थन आइस पैलेस के सीक्रेट स्टोरेज में फंसाने का। वो सीक्रेट स्टोरेज पूरा ही बर्फ से बना हुआ था, इसलिए एक मार्शल मास्टर भी वहां लॉक होने के बाद इजिली नहीं निकल सकता था। अर्डुला जितनी ज्यादा कोल्ड की एब्जॉर्ब करता उतना ही स्ट्रांग हो जाता और साथ ही कोल्ड की रिलीज भी करता भी, इसीलिए वहां की आइस वॉल बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गई। पैलेस मास्टर ने ड्रैगन टर्टल को ट्रैप में फंसाया और कोल्ड आइस हेवनली आर्ट यूज करके खुद ही जान दाव लगाकर उसे सीक्रेट स्टोरेज में हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन डिसीजन की वजह से नॉर्थन सी आइस पैलेस के एंसेस्टर के सारे पैलेस की उनकी मार्शल आर्ट्स और उनका डिवाइन रेलिक सब खो गया। कोल्ड आइस हेवनली आर्ट टोटल 5 लेवल में डिवाइड थे। जब तुम 3rd लेवल पर पहुंच जाते हो तो तुम रॉक हार्ड मार्शल में कोल्ड की को डाल सकते हो और उन्हें एड्रिला में बदल सकते हो, और 4th लेवल पर तुम स्टील में कोल्ड की डालकर उसे आइस स्टील बना सकते हो, और लास्ट लेवल तुम्हें ऐसा आइस बनता देता है, आइस स्टील जितनी हार्ड हो जाती है, आइस स्टील जितनी हार्ड आइस। अगर ये सच में पॉसिबल है तो बिना किसी रियल वेपन के सिर्फ आइस स्वॉर्ड से ही क्यू स्वॉर्ड कंट्रोल यूज कर पाऊंगा। अभी तक मैं अपनी कोल्ड की से बनी हुई आइस स्वॉर्ड से वॉल्स को प्राइज नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगर मेरी आइस स्वॉर्ड आइस स्टील जितनी हार्ड हो जाए तो मैं इस वॉल को तोड़ सकता हूँ। तभी नैनो बोलता है, कोल्ड आइस हेवनली आर्ट की सारी टेक्निक को सीधा ब्रेन में ट्रांसफर कर रहा हूँ, पॉसिबल है क्या? आप इस प्रोसेस करना चाहते हो? युवान बोलता है, अरे क्यों नहीं, जरूर, एक चीज भी छोड़ना मत। हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पे मूरी में लाइंस वाले पेट्रियाज और हमारे युवान के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी आइस पैलेस वाले लोग सोच रहे होते हैं कि इतना खतरनाक इंजरी के बाद भी हम बच गए, चलो ठीक है। तभी हेड गार्डियन बोलता है, रेजिस्टेंट मत करो, साथ खड़े रहो, अगर तुमने बात मानी तो हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हाओबेंग भगता भगता आता है हेड गार्डियन के पास। तभी हेड गार्डियन बोलता है कि डीमन लॉर्ड किधर गए, वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? हाओबेंग बोलता है कि अंडरग्राउंड क्लब्स होने की वजह से उन्होंने पहले हमें भेज दिया और खुद ही उसको रोकने लगे अपने टेक्निक के थ्रू। तभी हेड गार्डियन बोलता है, ये तुम्हारे पीठ पर कौन है? ये तो सुप्रीम हेवनली डीमन है। तभी हम देखते हैं नीचे टूटने लग जाता है पूरा, और हेड गार्डियन बोलता है, मुरी मेलाइंस और नॉर्थन सी एस पैलेस के मार्शल आर्टिस्ट पर जाओ और पैरालाइज लगाकर उसे हटाओ पैलेस का नॉर्थन साइड की तरफ जो और ऊपर की तरफ है। हेड गार्डियन हाओबेंग के पास आता है और बोलता है, तुम इनको किसी भी हाल में प्रोटेक्ट करो, चाहे जो भी कीमत हो। तभी हाओबेंग बोलता है, ठीक है मैं समझ गया हेड गार्डियन, और हम देख सकते हैं और भी टूटने लग जाता है, बाकी लोग भाग रहे होते हैं और अंदर से पानी निकल रहा होता है, और देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा पानी निकल रहा होता है। हाओबेंग काफी सोच रहा होता है कि डीमन लॉर्ड आपने बताया था कि आप निकल जाएंगे। तभी मून भाग रही होती है, डीमन लॉर्ड चिल्ला के उसको वॉन्ग रोक रहा होता है, रुको तुम क्या करना सोच रहे हो? तभी मून बोल रहे थे, नहीं मुझे जाने दो, मैं डीमन गॉड को बचाने जा रही हूँ। तभी वॉन्ग बोल रहा है, अरे शांत रहो, तुम स्विम करने नहीं आता तुमको। तभी ये लोग सोचते हैं, क्या डीमन लॉर्ड यहाँ पे नहीं है, निकल पाया क्या? इसका मतलब सच में वो तो मर चुका है, इसका मतलब उसके पास तो ऐसा स्कोर भी नहीं होगा, वो भी उसको नहीं मिला होगा। चलो कुछ तो सही हुआ, आखिरकार डीमन गॉड मर चुका है तो अब हम इनसे ज्यादा स्ट्रांग हैं। तभी शोई सोच रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि डीमन कल्ट लीडर इस तरीके से मर सकता है। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब हमारे मुरी मेलेंस के लिए काफी अच्छा लग रहा है और मुझे कुछ बुरी फीलिंग भी नहीं लग रही इस चीज में। हम बच गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि डिमोनिक कल्ट लीडर ने ड्रैगन टर्टल और सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्टिस्ट सेट का मार्शल को मार दिया, और दूसरी तरफ मैंने अपने फायदे के लिए मुरी मेलेंस के किए हुए एनोन को इग्नोर कर दिया। मैं खुद को ये समझा कि ऑटोडेक्स मुरी मेलेंस के लिए ये की सही काम है, लेकिन आखिरकार क्या चीज ऑटोडेक्स मुरीम के सच में वो जस्ट बनाती है? तो फिर आइस हेड देखता है और वो अपने भतीजे को देखता है और सोच रहा होता है, आखिर ये एल्डर्स लोगों के साथ क्यों आया है। इसमें से एक एल्डर बोलता है कि डॉन्टिन चियोन को पकड़ो और बिट्रेयल को असली कल्प्रिट है, और उनके ग्रुप को भी मत छोड़ो, उन सबको सील कर दो। तभी ये सुन के बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और उनको किडनैप करने जा रहे होते हैं। तभी फर्स्ट एल्डर बोलता है, तुमको उनको बोल रहे हो स्पाइस, आखिर तुम हमारे रूल को क्यों तोड़ रहे हो? ये हमारे पैलेस का रूल था, तुम अनक्वालिफाइड को लीडर नहीं बना सकते। तभी जो एल्डर बोला होता है वो वापस बोलने लग जाता है, बोलता है, तुमने हमारे मामले में बाहर वालों को घुसा दिया और हमारे पैलेस मास्टर को मौत तक धकेल दिया, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि ऐसी बातें बोल रहे हो, ये तो बिल्कुल ही बकवास है। तुम्हें हमें ही एक्सक्यूज कर रहे हो, हमें अपने मामले के बाहर वालों को लाया। फिर जो
है फाइस हेड सोच रहा होता है डोंग ख्योन, मैं उसे नफरत नहीं करना चाहता था क्योंकि वो मेरा भतीजा था और शिष्य भी था, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। काश मेरे भाई ने उसे यंग लीडर ना बनाया होता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पैलेस के लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे जब तुम इतने घटिया तरीके से यूज करके पैलेस मास्टर बनना चाहते हो जबकि तुम उसके लायक ही नहीं हो? अब वक्त आ गया है कि मैं आइस पैलेस का रूल्स को ठीक करूं। तभी वो एल्डर वापस बोलने लगता है, तुम तो अभी भी क्या करने का कोशिश कर रहे हो? तभी बोलने लग जाता है, सोच रहा होता है चाहे वो इंजर्ड ही हो, उसका की अभी भी काफी पावरफुल है। हो सकता है उसने डिमोनिक कल्ट की वजह से सरेंडर किया हो, लेकिन वो अभी एक मार्शल मास्टर है। वो इतना स्किल्ड है कि अकेला ही सभी एल्डर को और गार्डियन से लड़ सकता है। तभी जो आइस हेड है बोलता है, एल्डर शो लगता है आपको अपनी सिचुएशन समझ नहीं आ रही। हम मैंने डिमोनिक कल्ट से डरने का मरने सरेंडर नहीं किया था। क्या आपको सच में लगता है कि अब जब डिमोनिक कल्ट का लीडर मर चुका है तो तुम हम सरेंडर करेंगे तुम्हारे सामने? तभी वहां पे अर्थक्वेक आने लगता है, पैलेस कोलैप्स होने लग जाती है। आइस पैलेस वाला बोलता है मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मैं कुछ को फील को सेंस कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं बहुत बड़ा पानी का बवंडर जो कि निकलता है और ये बोलता है क्या ये प्रोजेक्ट स्वॉर्ड ऑरा है? तभी हम देखते हैं वो सीधा ऊपर आसमान में चला जाता है और ये उड़ते ही जा रहा होता है और हम देख को लगता है कि ये अपना युवान होता है जो कि बाहर आया होता है, वो स्टील स्वॉर्ड के यूज करके। तभी मून देखती है और खुश हो जाती है, हॉबिंग देखता है खुश हो जाता है, बाकी लोग बोलते हैं हमारे डिमोन लॉर्ड वापस आ चुके हैं। तभी जो उसका भतीजा होता है बोलता है क्या बोला था तुमने अभी डिमोनिकल लीडर के बारे में? तभी आइस हेड सोचने लग जाता है क्या ये सच में जिंदा बच गया? भाई ये तो इंसान ही नहीं हो सकता है, ये क्या है इसके हाथ में, ये क्या है, ये तो कोल्ड स्टाफ है। और तभी हमें बताया जाता है इस कोल्ड स्टाफ के बारे में बहुत समय पहले एक नॉर्थर्न युआन प्रोविंस में जिनका नाम डोंग योंग है, जो कि फाउंडर थे नॉर्थ सी आइस पैलेस के और मास्टर भी थे आइस आर्ट के, उसने आसमान से आई मीटियोर से एक डिवाइन वेपन बनाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मेट्रोइड खुद फॉर्जन नहीं हो सकता था इसलिए उन्हें हाई प्रायोरिटी गोल्ड के साथ मिक्स करना पड़ा। इसका रिजल्ट था कि बेमिसाल डिवाइन वेपन एक्सट्रीम कोल्ड आइस स्टाफ, लेकिन ये स्टेप एक नॉर्मल वेपन से ज्यादा एक डिवाइन रेलिक जैसा था और कहा जाता था कि इसे अंडरग्राउंड सीक्रेट चैम्बर में रखा गया था जहां पे फाउंडर के एंसेस्टर टेबल पर रखी थी। और एक लेजेंड भी, जो भी इंसान एक्सट्रीम कोल्ड स्टाफ को उसकी हिडन पावर को हासिल कर लेगा वही असली पैलेस मास्टर बनने के लायक होगा। तो यही सेट सोचने लगता है ये बिल्कुल उस डिवाइन रेलिक जैसा लग रहा है जो फाउंडिंग मास्टर के स्टेज पर हाथ में था, जो आइस पैलेस के मेन हॉल में सामने बनी थी, बर्बाद हो चुका था। अब सोचता हूँ ड्रैगन टर्टल की रिवील की भी वजह से हुआ था, क्योंकि मेरा भाई जो पैलेस मास्टर था डिवाइन रैली को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, चाहे उसके लिए आइस क्रिस्टल सील तोड़ना ही क्यों ना पड़ा। तभी उसका भतीजा बोल रहा था कि तुमने क्या बोला डिमोनिकल लीडर के बारे में? तभी उसका ये बात सुन तो गुस्सा आ रहा होता है और युवान से सीधा बोलने लग जाता है। तभी युवान उसको सीधा देखता है और बोलता है कल लीडर मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी वो लोग सोचने लगता है कि ये क्या कोशिश कर रहा है हमारे युवान के सामने? नहीं, हमारे युवान उसको बात करने नहीं दे सकते, अगर वो कन्विंस हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तभी कल लीडर चिल्लाता है लेकिन वहां से युवान चला जाता है। बाकी लोग शॉक होते हैं और ये सोच रहा होता है अपने मन में, हाँ ये समझ में आता है वो जिंदा वापस आने के बाद डिमोनिक कल्ट वापस गया होगा। फिर भी ये हमारे लिए लकी है, अगर कल लीडर युवान मार गया होता तो सब खत्म हो जाता। आखिर चाहे कोई कुछ भी कहे मेरे चाचा ने ही नॉर्थन सी आइस पैलेस के सबसे पावरफुल इंसान है। तभी बोलता है सबसे लोग सुनो इसको पकड़ो। तभी बाकी लोग हाँ बोल रहे होते हैं, कोई रेसी पकड़ रहा हो तो उसको पकड़ने के लिए, जो कि आइस हेड देख के ये सब गुस्सा आ जाता है और फाइट करने लग जाता है। तभी वही एल्डर बोलता है डॉ जियोन आके तुम करने क्या चाह रहे हो, क्यों रिजेस्ट कर रहे हो, सब चीज खत्म हो चुका है। ये जियोन बोलता है ओल्ड मैन तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते, समझ में आया? और हिम्मत करते पैलेस मास्टर बनने की, और अपना ऑरा से सबको दबा रहा होता है, बोल रहा होता है जो भी पास आएगा सब मर जाएगा। और सोचने लग जाता है और के अलावा ये हमारे पैलेस का इंटरनल मैटर है, इसलिए हमें डिमोनिक लीडर को इंटरफेयर करने से रोकना होगा। अगर वो सिर्फ ये प्रॉमिस कर देता है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगा तो सब कुछ पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा। तभी वो तुरंत युवान की तरफ निकल जाता है, बाकी लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो एल्डर बोल रहा होता है पहले सिंह मास्टर जल्दी से जाओ और डॉजिंग वहां से पहले पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, आई सेट सोच रहा था वो डिवाइन रेलिक पहले मुझे ही उसे लेना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े। तभी बाकी युवान आ जाता है और बाकी लोग बोल रहे हैं हमारे डीमन लॉर्ड आखिर आप सेव हो गए। तभी मून बोल रही थी मैं तो डरी गई थी, डीमन लॉर्ड ऐसे क्यों करते रहते हो? तभी हॉविंग उससे ज्यादा रो रहा होता है। तभी युवान बोल रहा होता है कि तुमको क्या हो गया? ये हॉविंग हॉविंग बोल रहा होता है मुझे लगा था कि आप चले गए करके। तो युवान बोल रहा था मेरे वजह से सबके सब टेंशन में पड़ गए थे, ये तो यकीन नहीं हो रहा मुझे। तभी हेड गार्डियन बोलता है माय लॉर्ड ये तो स्टाफ। तभी युवान बोलता है हाँ ये स्टाफ ड्रैगन टर्टल का कोर ऑलरेडी इनक्रेडिबल था, लेकिन जो कोल्ड एनर्जी और इस स्टाफ से आ रही है जैसे तुम अपने ट्रू की से सरपास कर रहे हो वो भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं लग रही है। लगता है ये वही डिवाइन रेलिक है जो नॉर्थन सी आइस पहले से खो गई थी। तो ये बोलते हैं क्या ये डिवाइन रेलिक है? तभी वॉन्ग बोल रहा था क्या ये वही डिवाइन रेलिक है जो ये फाउंडर ने किया था इस पैलेस के, जैसा कि हाउयन ने मास्टर किया था? तो यून बोल रही थी माय लॉर्ड क्या आप ये डिवाइन रेलिक को यंग मास्टर पैलेस को दे दोगे क्या? तभी युवान बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कुछ और। तभी ऊपर में आता है आइस हेड जो कि नीचे तुरंत हो जाता है। हेड गार्डियन बोलता है वहीं रुक जाओ। तभी आइस हेड बोल रहा था प्लीज मुझे युवान से मिलने दो, कुछ बात करना है। तब हेड गार्डियन बोलता है रुको, हमारे लॉर्ड डिसाइड करेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। तभी ये सोच रहा होता है अपने मन में कि मैं ये सब चीज रिस्क में डाल रहा हूँ ताकि नॉर्थन सी आइस पैलेस पहले से बेटर हो और ये मेरे प्राइड के खिलाफ है। तभी वो युवान के तरह सामने झुक जाता है और बोलता है प्लीज मुझे बताओ, मैं युवान से मिलना चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हारे पास। तभी
तभी युवान बोलता है ठीक है उसे आने दो, और युवान पास में आता है कि तुम क्या बात करना चाहते हो मेरे साथ, जल्दी बताओ। तभी युवान के सामने बोलता है मैं अपोलोजाइज करता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं ड्रैगन टर्टल का कोर का एक इंटरनल ट्रेजर पाना चाहता था ताकि अपनी इनर की बढ़ा सकूं, लेकिन कल लीडर युवान ड्रैगन टर्टल को हरा दिया, इसीलिए ये मेरी तरफ से एक लालच भरा हुआ गलत काम हो गया। मुझे पता था आप बहुत नाराज होंगे, लेकिन कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है सिर्फ माफी कभी नहीं है, मैं कोर और ड्रैगन टर्टल को डेड बॉडी भी छोड़ दूंगा। अगर कल लीडर युवान चाहे कि हमारे पैलेस सील हो जाए, या फिर आप चाहे कि हम ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम अलायंस से अपना रिश्ता तोड़ सकें, आपके कल्ट के साथ अलायंस बना लें, मैं बिना किसी शर्त के मान जाऊंगा। बस अगर आप मेरी 2 रिक्वेस्ट मान ले तो मैं आप जो कहेंगे वो सब करने को तैयार हूँ। तभी हॉबिन बोलता है तुम आखिर क्या प्रपोजल रखने चाहते हो हमारे युवान के सामने। तभी डिवन कल्ट वाले लोग आपस में बात कर रहे थे क्या बोलना चाह रहा है, क्या इसका मतलब वो नॉर्टन सी आइस पैलेस मुस्लिम अलायंस से जो भी रिश्ता है सब तोड़ देंगे। ये लोग भी वही सिर्फ सोच रहे होते हैं आखिर कैसे हमारे लोग इस सबको हैंडल करेंगे। तभी युवान बोलता है इंटरेस्टिंग, आखिर तुम क्या बोलना चाहते हो जल्दी बताओ। तभी वो बोल रहा होता है पहली कंडीशन, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। हर फैक्शन की अपनी सिचुएशन होती है, इसीलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे। और युवान बोलता और दूसरी, जो गोल्डन स्टाफ आपके हाथ में है ना वो हमारे पैलेस का डिवाइन रिलिक, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे मुझे वापस दे दें। तभी उसका भतीजा आता है बोलता है ऐसा मत करना युवान, वो डिवाइन रिलिक इस इंसान को मत देना। उसने पहले कहा था कि कल लीडर केव के अंदर ही मर गया है, तो डिमोनिक कल्ट को कोई भी इंसान इतना बोल ही रहा होता है। तभी आइस पैलेस वाला बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में तुम्हें बोलने की, और अटैक कर देता है। तभी हेड गार्डियन उसको ब्लॉक कर देता है। तभी बोलता है क्या डार्क किंग, ये हेड गार्डियन का तो नाम ही चेंज होता है भाई, कभी शर्मा कभी डार्क किंग, क्या क्या बोलते रहते हैं। तभी ये दोनों लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तभी आइस पैलेस वाला वो पीछे आ जाता है और बोल रहा होता है इतने आराम से इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर दिया, आखिर इसकी लाइटनिंग टेक्निक मुझसे भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तभी हेड गार्डियन बोलता है यंग मास्टर जो बोल रहे थे आप वो बोलते जाइए। तभी बोलता है ठीक है मैं बोलता हूँ, उसने कहा था कि कल्ट लीडर के बिना उस डिमोनिक कल्ट का किसी भी इंसान से डर नहीं लगता। फिर साल बोलता है कल्ट लीडर इस बच्चे की बात पे यकीन मत करना, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। आखिर तुम इतना घमंडी और एटीट्यूड किसको दिखा रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था कल्ट लीडर के बारे में। तुम बिल्कुल भी यंग पैलेस मास्टर बनने के लायक नहीं हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे इंटरनल मैटर को कल्ट लीडर युवान जैसे आउटसाइडर की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करो। तभी बोलता है क्या बोला तुमने, अपने जुबान संभाल के बात करो। तभी वो लड़का वापस बोलने लग जाता है क्या इसीलिए तुमने 6 ब्लैक मार्शल स्कूल को यहाँ लाया और फादर नहीं फॉर्मर पैलेस मास्टर की मौत का साबित बनाने। बाकी लोग आ रहे होते हैं उसके पैलेस मास्टर के, और बाकी लोग हमारे आईसाइड के पास आ रहे होते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को दिख रहे होते हैं। कल्ट लीडर इवान आपको मेरा पहला ऑफर वाला याद है ना, अगर आप हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं और मुझे डिवाइन रेलिक दे देते हैं तो मैं आपके कल्ट की हर बात मानूंगा। तभी उसका भतीजा बोलने लग जाता है कल्ट लीडर युवान क्या मैंने काइफेंग में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था हमारे पैलेस और आपके कल्ट के बीच में अलायंस बनाने के लिए। तभी आईसाइड बोलता है क्या तुमने खुद ही समझौते किए हो, हमारे पैलेस के रिस्पॉन्सिबल बनकर कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो और भी हमारे पैलेस के रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो। सुन के हमारा युवान का भेजा फ्राई हो रहा होता है और आईसाइड मनी मन सोचने लग जाता है लगता है सब प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। चाहे वो एंटरटेन हो रहा है लेकिन इतने सारे नॉर्थ सी आइस पैलेस के मेंबर के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। अगर डिमोनिक कल्ट लीडर मुझे वो पनिश करने की कोशिश करेगा तो डैन बेकॉन ही सबको गुस्सा का शिकार बनेगा। मुझे ऐसा ही डिमोनिक कल्ट लीडर को हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करने से रोकना होगा। तभी एसिड बोलने लगता है बेकॉन अगर तुम इसी तरह बाहर की मदद लेते हैं तो क्या तुम्हें लगता है कि जब हम डिवाइन रेलिक हासिल कर लेंगे तब पैलेस को लोग तुम्हें इजिली फॉलो करेंगे। तब उसका भतीजा बोलता है कितनी बकवास बात है, फिर भी तुम्हें कल्ट लीडर युवान से डिवाइन रेलिक क्यों मांग रहे हो, क्या ये इसीलिए नहीं है क्योंकि हम हमारे पैलेस के फाउंडिंग डिसएग्री को तोड़ नहीं सकते। तभी युवान बोलता है क्या डिसएग्री, तभी बताने लगता है ये हमारे पैलेस का फाउंडिंग मास्टर की छोड़ी हुई इच्छा है। एक डिसएग्री है जिसे लिखा है कि जो भी डिवाइन रेलिक हासिल करेगा उसे ही हमारे पैलेस का असली मास्टर पैलेस मास्टर बनाया जाएगा। तभी एसिड बोलता है कल लीडर युवान मैं आपसे विनती करता हूँ सही डिसीजन लीजिए, अगर आप मुझे डिवाइन रेलिक दे देते हैं तो हमारे पैलेस पूरी तरह से आपके कल्ट का सपोर्ट करेगा। तब उसका भतीजा बोलता है कल लीडर युवान आपको इस आदमी की बातों पे नहीं आना चाहिए। तभी युवान बोलता है लेकिन तुमने कहा था कि जो भी डिवाइन रेलिक हासिल करेगा वही नॉर्थन सियाइस पैलेस का असली मास्टर होगा, सही बोला मैंने, तो वो डिवाइन रेलिक तो अभी मेरे हाथ में है। ये सुन के दोनों लोग शॉक्ड हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये आदमी क्या बकवास कर रहा है, क्या ये डिवाइन रेलिक के बारे में मजाक कर रहा है। डिमन कल्ट के लोग सोच रहे होते हैं मेरे लॉर्ड ऐसा आदमी नहीं है जो बिना सोचे समझे बातें करें, वो जरूर नॉर्थन सियाइस पैलेस के अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इमोन बोलती है लेकिन ओरिजिनल प्लान तो सिर्फ नॉर्थन सियाइस पैलेस के साथ अलायंस का था, क्या इससे काफी बड़ा ब्लैकलिस्ट नहीं होगा। ऐसा बोलता है कल लीडर युवान मुझे लगता है कि आपका अभी वाला स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा ही हो गया, वो हमारे पैलेस का डिवाइन रेलिक है, ये ड्रैगन टर्टल वाला मैटर से बिल्कुल अलग है। तभी उसका भतीजा बोलता है कल लीडर युवान हम आपकी मदद के लिए शुक्रगुजार है, लेकिन अगर आप सिर्फ डिवाइन रेलिक रखने से कोई आउटसाइडर हमारे पैलेस मास्टर बन जाए तो कौन होगा जो इस पर लालच
लालच नहीं करेगा। तभी युवान बोलता है, क्या तुम लोगों ने खुद ही नहीं कहा था कि जो भी डिवाइन relic हासिल करेगा वही नॉर्दर्न से आइस पैलेस का असली मास्टर बन जाएगा। तभी आइस हेड बोलता है, कल लीडर युवान वो फाउंडिंग डिसएग्री सिर्फ हम डैन फैमिली ब्लड लाइन के लिए आसपास डाउन हुए। तो भतीजा बोलता है, वो इस बात में सही कह रहा है। तभी युवान बोलता है, इतनी इंटरेस्टिंग बात है, जितना मुझे याद है उसमें कहीं भी आउटसाइडर का कोई क्लैश मेंशन नहीं था। तब उसका भतीजा बोलने लगता है कि तुम क्या बोल रहे हो युवान। तभी युवान अपना फिंगर निकालता है और कुछ जमीन पे स्ट्राइक मार देता है। दोनों लोग देख के हैरान हो जाते हैं और कुछ लिखा होता है युवान ने, और हमें बताया जाता है सिर्फ वही इंसान जो एक्सट्रीम कोल्ड आइस स्टाफ और उसकी हिडन पावर को हासिल करे वही सच में पैलेस मास्टर बनने के लायक है। तो युवान बोलता है, ये क्या वही इन्फेक्शन नहीं था जो फाउंडिंग मास्टर के स्टेटस पर लिखा हुआ था। तो यह बात सुन के वो लड़का जो था वो सोचने लग जाता है। बोलता उसने बस एक ही झटके में देखी थी, फिर भी उसे सब कुछ परफेक्टली याद है। क्या युवान बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने डिवाइन relic इतनी आसानी से हासिल किया है? तो फिर तुम्हारे लॉर्ड्स और पिछले पैलेस मास्टर अब तक ये हासिल क्यों नहीं कर पाए? बुढ़ा एल्डर सोचने लगता है, यंग पैलेस मास्टर के पास लाइट मैसी तो है, लेकिन उसमें इतनी स्किल भी नहीं है कि वो आइस पैलेस वाइट डिवाइन आर्ट को प्रॉपरली कल्टीवेट कर सके। दूसरा बुढ़ा सोच रहा होता है, एक्टिंग पैलेस मास्टर सच में नॉर्टन सी आइस पैलेस के सबसे पावरफुल लीडर है, लेकिन वो भी एक गद्दार है जिसने बाहर वालों को लाया और ड्रैगन टर्टल को जगा दिया और फॉर्मर पैलेस मास्टर को नुकसान पहुंचाया। आइस पैलेस वाले लोगों के एक ग्रुप में दोनों अपने आपस में झगड़ा करने लगते हैं। हाँ, ये मानना मुश्किल है, लेकिन वो कल लीडर युवान था जिसने ड्रैगन टर्टल को हराया, जिसे पिछले पैलेस मास्टर भी हैंडल नहीं कर पाए और हमें बचाए। तभी दूसरा बोलता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या उसने वो डिवाइन relic भी नहीं ढूंढा निकाला जो लगभग हमेशा के लिए छुपा हुआ था? तभी भतीजा सोचने लग जाता है, क्या ऐसा हो सकता है कि पैलेस मेंबर के अब हिलाने लगा है, उसका डिसीजन चेंज हो रहा है? उसका चाचा बोलने लग जाता है, क्या तुम्हें पता चला? ठीक है, जो भी हो, अगर मैं अभी सिचुएशन को हैंडल नहीं करता हूँ तो हमारा पैलेस डिमोनिक कल्ट के हाथ में चला जाएगा, और तुम भी नहीं चाहोगे कि ये मैटर अलायंस वाले इशू से अलग एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाए, है ना? तभी ये बात सुनकर वो कुछ नहीं बोल रहा होता। तुम भी डैन फैमिली के ब्लड लाइन से हो, इसीलिए तुम्हें फाउंडिंग डिसएग्री छुपाया हुआ सीक्रेट पता होना चाहिए। डिवाइन relic एक्सट्रीम कोल्ड ब्लड स्टार सिर्फ एक क्वालिफाइड ओनर को ही चूज करता है। तुम्हारे हिसाब से वो क्वालिफाइड किया है डैन फैमिली का खून, चाहे वो डिमोनिक कल्ट लीडर ही क्यों ना हो, उसे डिवाइन relic कभी चूज नहीं करेगा। हमें इसी पॉइंट का फायदा उठाना चाहिए। तो पता है ये सब बात युवान सुन रहा होता है। तभी आइस हेड बोल रहा होता है, युवान, मेरा मतलब कल लीडर युवान, क्या आप शायद ये जानते हैं हमारे पैलेस का डिवाइन relic एक्सट्रीम कोल्ड ब्लड स्टाफ अपने ओनर को खुद चॉइस करता है, उसके अंदर फाउंडिंग मास्टर के स्पिरिट बसती है। तो फिर क्या हुआ, उसने मुझे चुन लिया? तो कल लीडर युवान डिवाइन relic के द्वारा चूज किया बिना किसी को उसका असली ओनर नहीं माना जा सकता। तभी युवान बोलता है, तो क्या हुआ, आप ये कह रहे हैं कि आप प्रूव कर सकते हैं कि कौन असली ओनर है? तो ये सोचने वाला होता है, हाँ, ये जा रहा है लाइन पे, ये डिवाइन relic नॉर्टन सी आइस पैलेस के फाउंडिंग मास्टर ने बनाई थी, तो ऑब्वियसली हम अपने एंसेस्टर की मिथिकल पावर को प्रूव कर सकते हैं। तभी युवान बोलता है, काफी कितनी इंटरेस्टिंग बात है, चलो देखते हैं कि तुम कैसे प्रूव करते हो। तभी ये सोच रहा था, हाँ, इसने क्या इतना आसानी से मान लिया? तभी आइस हेड सोच रहा होता है, उसे पक्का यकीन है कि ऐसी चीज नहीं होती, क्योंकि वो खुद एक्सट्रीम कोल्ड आइस स्टाफ करा हुआ है, तो हमें ये मौका देकर पछताएगा यंग डिमोनिकल लीडर। तभी वो अपने भतीजे को आगे भेज देता है। उसका भतीजा सोच रहा होता है, वो सोचता है कि मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, इसीलिए जानबूझकर मुझे ये चांस दे रहा है, मैं उसकी कॉन्फिडेंस से तोड़ के दिखाऊंगा। और अपने फादर का नाम ले रहा होता है और बोलता है, मैं यहाँ का पैलेस मास्टर बन के दिखाऊंगा। और वो स्टाफ को हाथ लगाते बोलता है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। और तभी वो जैसे हाथ बढ़ा रहा होता है, सोच रहा होता है, इतनी खतरनाक एनर्जी, इतनी खतरनाक, तो इसके पीछे बोल रहा है, यंग मास्टर पैलेस प्लीज डिवाइन आर्ट को यूज कीजिए। तभी वो और ताकत लगा रहा होता है और तुरंत पीछे फेंका जाता है। बोलता है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक है? और वो सोच रहा था, ये डिवाइन relic सच में कितना खतरनाक कोल्ड एनर्जी से भरा हुआ है, इसने तो इसका हाथ को ही जमा दिया। और मन में उसको ताना देते जा रहा था, कितना बेकार बात है, तुम तो हार गए, अब मेरी बारी। हाँ, डैन ब्लड लाइन का होना एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी चीज है, जैसे कि तुमने खुद एक्सपीरियंस किया है। डिवाइन relic का ओनर बनने के लिए सिर्फ ब्लड लाइन ही बल्कि इतनी पावर कोल्ड की होनी चाहिए कि उससे कंट्रोल भी किया जा सके। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी हासिल कर सकता है, खासकर वो जो सिर्फ आइस वाइट डिवाइन आर्ट के 5th लेवल का पहुंचा हुआ हो। युवान से बोलने लगता है, जैसा कि आपने कहा, अब मैं इसे ट्राई करूंगा। तभी युवान बोलता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वो तुरंत पास में आता है, बोलता है, आखिरकार वो मूवमेंट आ ही गया जब मैं इस डिवाइन relic को अपने हाथ में ले लूंगा और सभी एल्डर्स मेरे सामने घुटने टेकेंगे। तभी वो अपना आइस वाइट डिवाइन आर्ट का 8th लेवल का यूज करता है और बोलता है, ये खतरनाक एक्सट्रीम ब्लड आइस अब ये मेरा हुआ। और तभी तुरंत वो उसे पकड़ने लग जाता है। तभी वो हैरान हो जाता है, बोलता है, क्या ये मेरे हाथ को भी जमा रहा है? आखिर यह हो क्या रहा है? इस सिचुएशन में तो एक्सट्रीम लेवल के कोल्ड पे मैं भी इसे यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे और कोशिश करनी पड़ेगी। आखिर ये मुझे मना क्यों कर रहा है? तभी बोलता है, एक्टिंग पैलेस मास्टर, ये बहुत खतरनाक हो सकता है, अगर इसे
कंटिन्यू करते रहे तो तभी वो बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। और युवान उसके सामने आ जाता है और बोलता है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं ये नहीं दे सकता, अब समझ में आया कि मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा था। हम देखते हैं पीछे जो किमोरी में लेंस वाले खड़े होते हैं और उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था। ये तो बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो है। ना सिर्फ उसने ड्रैगन ट्रैटर का एसेंस कोर भी ले लिया बल्कि उसने डिमोनिक रेल का भी हासिल कर लिया। फिर उसका भतीजा सोच रहा था सिर्फ पैलेस मास्टर की ब्लड लाइन ही डिमोनिक रेल के ले सकती है, ऐसा नहीं था। उसे पहले से ही पता था कि हम फेल हो जाएंगे, इसलिए उसने हमें स्टाफ लेने की कोशिश करने दी। क्या उसने हमें स्टाफ इसीलिए लेने दिया ताकि वो सब पैलेस मेंबर्स के सामने खुद को प्रूव कर सके? तभी युवान बोलता है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। ये बात सुन के वो बोलता है तुम मुझे मार दो अभी के अभी, मैं तुम्हें पैलेस मास्टर के रूप में कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये बात सुन के बाकी लोग बोल रहे थे हेड मास्टर हम भी आपको फॉलो करेंगे। तभी युवान बोलता है क्या तुम्हें मुझे नहीं मानोगे? तो अगर मैं तुम्हें दिखा दूं तो क्या तुम मान जाओगे? इतना बोलते ही युवान रैली को ऊपर करता है और पावर अप करने लग जाता है। बाकी लोग अपना आंख बंद कर रहे होते हैं, आई साइड भी अपना आंख बंद कर लेता है और हमें 2 हफ्तों के बाद बताया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बहुत बड़ा आइस का क्रिस्टल बन गया होता है। बाकी लोग वहाँ पे कुछ बोल कर रहे होते हैं, वर्कर्स लोग काम, और एक एल्डर बोल रहा होता है अभी काफी बड़े होल्स हैं जिन्हें हमें कवर करना बाकी है, लेकिन कम से कम सारा पानी तो हट गया है। ये सब कल लीडर युवान की वजह से हो रहा है। इतना बड़ा होल सिर्फ एक पल में ही फ्रीज कर देना। ये भतीजा बोलता है जितना ज्यादा मैं इसे देखता हूँ उतना ही ये इंप्रेसिव लगता है। क्या मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा? शायद वो एक ही इंसान है जो ऐसा कर सकता है, वो भी आइस पैलेस का ब्लड लाइन का हिस्सा ना होते हुए। सही बोला मैंने? वो ऐसा इंसान नहीं है जिसे कोई आम आदमी समझ सके। दूसरा लीडर बोलता है लेकिन मुझे खुशी है कि सब कुछ उसकी वजह से ठीक हो गया। तभी वो भतीजा जो हुआ रहता है बोलता है ठीक बोला तुमने। तभी वो पुरानी बातें बताने लगता है आखिरकार जब तक मुझे उसकी हासिल इंटरनल का पता नहीं चलता तब तक मैं गलत था। तब तक हम देखते हैं पुराना सीन जहाँ पे बोलता है मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ उसने इतने आसानी से कुछ सेकंडों में मूव कर दिया एकदम। तभी बाकी लोग बोलते हैं डियर ओनर डिवाइन रेलिक वाले। बाकी लोग घुटने में आ जाते हैं बोलते हैं और तभी हम देखते हैं युवान उनके सामने हो रहा होता है, डिवाइन रेलिक चमका रहा होता है। बाकी ये लोग सोच रहे थे आखिरकार सब चीज खत्म ऐसे होना था, गांजू तो और भी बेकार पोजीशन में हो सकता है। तभी युवान बोलता है मैं यंग पैलेस मास्टर डे बेंग खान को अपना शिष्य बनाऊंगा और उसे कोल्ड आइस हेवनली आर्ट सिखाऊंगा। उसके बाद मैं अपनी पैलेस मास्टर की पोजीशन छोड़ दूंगा ताकि मेरा शिष्य डेंग विया खान उस पोजीशन को संभाल सके। तभी ये भतीजा सोचने लगता है शायद वो शुरू से उसका यही प्लान था। मैं उसका डिसाइबल बन गया और वो पैलेस का हिस्सा बन गया, मुझे ऑटोमनी भी मिल गई और तो इतना बुरा भी नहीं हुआ। तभी अल्डर बोलने लगता है पैलेस मास्टर क्या आज आपको कोई लेसन नहीं है? तभी बोलने लगता है आज वो उसकी इंटरोगेट करने वाला है। तभी अल्डर बोलता है क्यों ना तुम उसे फिर से बात करो कि उसे सीधा एग्जीक्यूट कर दिया जाए। कुछ एल्डर उससे करेंगे लेकिन फिर भी यही बेस्ट होगा। तभी बोलता है मैं भी सहमत हूँ, अगर उसे कभी एग्जीक्यूट कर दिया गया तो वो एल्डर्स और जो लोग उसके साथ दे रहे हैं वो सब विरोध में आ जाएंगे। तभी सोचने लग जाता है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सच में है कि उसे जिंदा रखना बहुत डेंजरस होगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि उसे मार देना चाहिए? कुछ पैलेस मेंबर ऑपोजिशन के बाद भी हैंडल कर लिया जाएंगे। खैर फैसला आज ही हो जाएगा। मास्टर ने कहा था कि आज लास्ट इंटरोगेशन होगी। तभी हम बताया जाता नॉर्थन सी एज पैलेस का एक रिकंस्ट्रक्टिव कैंप और टेम्पररी प्रिजन बनाया गया है जहाँ पे आइस हेड फंसा होता है और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है और सोच रहा होता है मैं चाहे जो भी करूँ ना इसे तोड़ नहीं पा रहा हूँ ना पिघला पा रहा हूँ। ये स्टील जितना टफ है ये डेफिनेटली कोल्ड आइस हेवनली आर्ट ही है। आइस वाइट डिवाइन पाम इतनी स्ट्रॉन्ग आइस बैरियर बना नहीं सकता। मुझे लगता है कि उसके लिए इसे प्रॉपरली मास्टर करना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन उसे इतने कम टाइम पे ही 5th मास्टरी अचीव कर ली। शायद उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं है। जॉन्ग यांग के 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक राइटियस नॉर्टन स्वॉर्ड ली मोक भी मुझसे ज्यादा स्किल था, लेकिन हम दोनों के बीच में गैप इतना बड़ा नहीं था। इस आदमी को डिस्करेप्ट करने का एक ही तरीका है, वो एक मॉन्स्टर है। बस अपनी मौत का इंतजार करने के बजाय मुझे उससे तभी लड़ लेना चाहिए था और वहीं मार जाना चाहिए था। मुझे अपने डिसीजन पर पछतावा हो रहा है। इतना सोच ही रहा होता है युवान अंदर आ रहा होता है। ये देख के शॉक्ड होता है और युवान तुरंत अंदर आ जाता है और अपने मन में सोच रहा था ये मैं पक्का नहीं कह सकता क्योंकि मेरी इनर एनर्जी पेरिसाइन है, लेकिन मुझे घुटनों से ही हो रही है। सूरज बहुत पास आ गया है, वो 3 दिन पहले ही जैसे बिल्कुल नहीं रहा। क्या उसने एसेंस कोर को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है? तभी वो युवान उसके पास आता है और बोलता है हमें 6 एल्डर वोंग शोंग और की डेड बॉडी मिल गई है। ड्रैगन टर्टल की मिसिंग हेड को लेकर जा सकता था, अब वो क्लियर हो गया। मैंने तुम्हारे एक्यूपंक्चर पॉइंट को अनलॉक कर दिया है ताकि तुम बोल सको, फिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी युवान से बोलने लगता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये मैंने नहीं किया, उन्होंने जरूर तुम्हारे टेंट से ही उसका सर चुरा लिया। युवान बोलता है नहीं, ये ऑटोरेट मुरिम एलायंस का भी काम नहीं था। तभी इस पहले साला बोलता है क्या मतलब तुम्हारा? मुझे लगता है एलायंस ने कुछ लोगों को मिसिंग था। तभी युवान बताता है 2 दिन पहले हमें
ब्लैक स्वॉर्ड स्क्वाड के लोगों की लाशें मिली। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर के साउथ में अभी जानवरों ने खा ही ली थी और उनकी बॉडीज पर सुप्रीम साइपर डिवाइन मार्शल आर्ट के निशान भी बने थे। तब ये सुन के बोलता आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। ये हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे पोर्टला पैलेस जो लाशे का रोड माउंटेन पर लगभग 4000 किलोमीटर की हाइट पर शिफ्ट है, माउंट पीटू के सेकंड रूप में माना जाता है और बुद्धिज्म के एक पवित्र स्थिल है। आमतौर पर यहाँ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की आवाज गुजरती रहती है, लेकिन इस वक्त यहाँ जगह पूरी तरह से बर्बाद थी और बीच में हजारों से ज्यादा लाशें जल रही थी। तभी साइबर वाला देखता है, बोलता है कितने दिन होने। तभी उनके पास में से कुछ बीच आता है और बोल रहा होता है, ये टी वाला उठाता है, बोलता है इन सब के कितने सारे शरीर निकल रहे हैं। शायद ये एक्सपेक्ट था क्योंकि ये सब मॉन्क है। तभी दूसरा बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये चीज रियल लाइफ में देखनी पड़ेगी। जब हमें डैलैम लामा को जलाया था तो लगभग 10 लोगों के लिए काफी शरीर निकला था। लगता है यही प्रूफ है कि वो कितना महान मॉन्क था। फिर भी वो ब्लेड मास्टर के सिर्फ 3 अटैक ही से ज्यादा नहीं कर पाया। खैर ब्लेड मास्टर को दलाई लामा के लिए ट्रेनिंग हॉल में गए हुए 3 दिन हो चुके हैं। पता नहीं और कितने टाइम लगेंगे उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में। तभी एक पंछी आता है उसके हाथ में, वो उसके हाथ में बैठ जाता है और उसके हाथ से वो पर्चा निकालता है और देख के काफी शॉक्ड होता है। दूसरा बोलता है कि क्या हुआ। तभी वो देखता है और काफी हैरान होता है, बोलता है जितने भी मेंबर्स हमारे आइस में गए थे ना डीमन आयरन स्क्वाड पे, के पूरे मारे जा चुके हैं। तभी पट्टी वाला पोर्टला पैलेस के व्हाइट पैलेस के अंदर दलाई लामा के एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग हॉल में जा रहा होता है और जैसे ही वो गेट पीटता है और तो गेट खुलने लग जाता है, तो एनर्जी सोर्स उस पर अटैक करने लगती है। वो सोच रहा है इतनी खतरनाक एनर्जी, और तभी बोल रहा होता है आखिर ये ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे पूरा नॉर्थन आइस पैलेस की विंड यहीं पे आ गई है। आखिर इतना खतरनाक प्रेजेंस। और हम देख सकते हैं बहुत जगह बर्फ बर्फ हुए रहता है और पूरा बर्फ से ढका होता है। हम कोई बीस्ट के बारे में बताया जाता है जो कि 5 बीस्ट में से एक होता है, और हम देख सकते हैं वो बीस्ट को बांधा गया होता है और काफी चोट में लगा हुआ होता है। अब पता नहीं ये जिंदा है कि नहीं, और इसका नाम होता है ग्रेट पिंग। जो साइबर क्लैन का मेन होता है वो बोलता है, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक कोई बहुत जरूरी ना हो तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। तभी वो झुकता है और बोलता है, मास्टर ब्लेड किंग स्क्वाड और ब्लेड स्क्वाड लीडर जिन्होंने हमें नॉर्थन से आइस पैलेस में भेजा था, गोस्ट आयरन ग्रुप के साथ में सब के सब मारे गए। ये बात सुन के उसे यकीन नहीं हो रहा होता और उसे तुरंत ऊपर उठा लेता और गले से पकड़ लेता है और बोलता है, बताओ तुम्हें आखिर ये कैसे फेल्ड हुआ। तभी पटियाला अपने मन में सोच रहा था, मास्टर के बॉडी से निकल रही है एक्सट्रीम यन क्वालिटी। लगता है पिछले 2 दिनों में उसने कोर की ज्यादातर स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर ली है। तभी बोलता है कि वहाँ पे डिमोनिक गॉड यहाँ पे इंटरफेयर किया है नॉर्थन सी आइस पैलेस में। बोलता है, क्या डिमोनिक गॉड? हाँ, अगर वो बीच में नहीं आता तो हम ड्रैगन टर्टल का असली कोड सिपली ले आते। लगता है नॉर्थन सी आइस पैलेस के में छोटे से यंग पैलेस मास्टर ने डिमोनिक कल्ट से रिफॉर्मेशन मांग ली थी। फिर भी ब्लेड स्क्वाड लीडर के उसे टकराने से पहले वो पहले ही ड्रैगन टर्टल का एक हेड सिक्योर करने में कामयाब हो गया। ये बात सुन के बहुत गुस्सा होता है और उसे पीछे फेंक देता है, सीधा जाके दीवार में लगता। बोलता है, डीमन गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 5 स्पिरिचुअल बीस्ट के पीछे है? हमें बताया जाता है 10 ग्रेट स्ट्रेंथ बुक में से एक ट्रू स्क्रिप्चर में इमॉर्टल वाइट यहाँ एक ऐसी किताब है जिसमें 108 चैप्टर्स हैं जो प्राचीन समय से चलती आ रही है। अजीबो गरीब कहानियों में कलेक्टेड है। कंफ्यूजिंग 5 क्लासिक के बुक में रेड स्क्रिप्चर में जो लीन फैंग गिव और लोंग का जिक्र है वो किलिन फोनिक्स और डिवाइन टर्टल और रिस्पॉन्डिबल ड्रैगन टर्टल को रिफिन करता है। इन्हें फोर्थ स्पिरिट कहा जाता है, लेकिन ये सिर्फ लेजेंड में ही जाने जाते थे, लेकिन इनका रियल एक्सटेंशन का प्रूफ नहीं है। पर ट्रू स्क्रिप्चर पे जो इमॉर्टली वाइट में जो 5 स्पिरिचुअल जिक्र है उसे अननोन अथॉरिटी ने इतनी डिटेल में लिखी है जैसे कि उसने खुद ही इन्हें देखी। और 5 स्पिरिचुअल के पहले में अपीयरेंस 3 सोवेरियन एंड 5 एम्परर के एरिया में हुआ था, और जब तक एक एरिया खत्म ना होता तो नया शुरू होता। ये फिर से अपीयर होते हैं। कुछ स्पिरिचुअल बीस्ट जैसे फ्लेम किलिंग या ड्रैगन टर्टल बहुत वायलेंट थे और इंसानों को मार देते थे, जबकि कुछ 5 स्पिरिचुअल इमॉर्टी के लेवल तक पहुंचने के लिए अपनी लाइफ भर स्पिरिचुअल पावर को गैदर करते रहते थे। इस किताब के 5 स्पिरिचुअल चैप्टर के एंड में एक गहरी बात लिखी थी, लेकिन लोग उसे मजाक समझकर इग्नोर कर देते थे। लेकिन एक इंसान था जिसने इसे सीरियसली लिया और पूरे सेंट्रल प्लेन को हिला दिया। वो था किंग शाई होंगयांग, जो सेंट्रल प्लेन को यूनिफाई करने वाला पहला एम्परर था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक उसके मिनिस्टर जू फू और हजारों लोगों ने एक साथ पूरी चाइना में सर्च किया ताकि एम्परर की इच्छा पूरी हो सके। कहा जाता है कि एम्परर का सपना टूट गया जब वो वेस्ट की तरफ जाकर गायब हो गया, लेकिन कुछ रूमर्स के हिसाब से शिव फ्यू ने 5 स्टेशन में से एक ग्रेट पिंग को ढूंढ लिया और ये समझ के टायरेंट बन चुका है एम्परर की इच्छा पूरी करने दुनिया में चौस ला सकता था। उसने खुद को छुपा लिया और ये सच दुनिया से छुपा लिया। तभी हमारा सीन दलाई लामा का ऑफिस में होता है जहाँ पे एनर्जी दबाव बढ़ रहा होता है।
पट्टी वाला सोच रहा था, मुझे लग रहा है जैसे मैं इस दबाव में वाली एनर्जी के नीचे मर जाऊंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अजीब नहीं होगा, वो गुस्से में ही मुझे मार देना चाहिए। तभी ब्लेड गॉड बोलता है, पहले इंपीरियल टॉम से फ्लेम किलिंग लाया गया और अब नॉर्टन सी आइस पैलेस से ड्रैगन टर्टल का कोर भी गया चला गया। मैंने इतनी मेहनत से 5 रिचुअल के लोकेशन का मैप हासिल किया था और एक बड़ा प्लेन भी प्रिपेयर किया था, लेकिन अब कुछ सब कुछ बेकार हो गया। और तब बोलते वो पेंग को जलाने लग जाता है। ये बोलता है, समाधि फ्लेम है क्या? तभी ब्लेड गॉड बोलता है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, जब तक मैं और एब्जॉर्ब कर रहा हूँ तुम पहले माउंट चुआंगबिंग की तरफ जाओ। तभी बोलता है, क्या माउंट चुआंगबिंग? बोलता है, हाँ, उन 5 स्पिरिचुअल बीस्ट में से एक कोर तुम्हें वहां मिलेगा और जाओ और जल्दी से लेकर आओ। तभी इसका प्रोसेस देख के ये भी हैरान हो जाता है। बोलता है, वहां पे हमें कुछ मैप भी नहीं है, आखिर हम कैसे ढूंढेंगे? हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मास्टर क्या करना चाह रहे हैं, इतनी खतरनाक एनर्जी से मुझे दबा के मारना चाह रहे हैं। तभी बोलने लग जाता है, ये पट्टी वाला बोलने लगता है, लेकिन मास्टर माउंट चुआंगबिंग का एंट्रेंस में उस आदमी डरावना गार्ड किया रहा है जैसे आपने 20 साल पहले देखा था, उसकी मार्शल आर्टिस्ट। बोलता है, तुम्हें किसने बोला कि उसकी बात तुम करो? तो बोलता है, क्या 5 विजिट को 2 कोर में हासिल कर लेना ये प्रूफ है कि डिमोनिक कल्ट गॉड भी इंटरनल लाइफ चाहता है, तो वो भी जरूर माउंट चुआंगबिंग की तरफ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो पट्टी वाला बोलता है, उस बातों का मतलब क्या हो सकता है? तभी हमारा सीन युवान की तरफ हो जाता है, जो डिवाइन रैली को पकड़ा होता है और तुरंत उसको निकाल के अपना सूट बना लेता है और हम देख सकते हैं युवान उसका पूरा कवच बना के पहना होता है। तभी बोलता है, क्या डिवाइन रैली में ऐसा भी कोई ताकत था? तभी युवान बोलता है, हाँ, तुमने सही बोला। तभी अपने मन में सोचने लग जाता है। यही साइड अपने मन में सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? मैंने सोचा था कि डिमोनिक कल्ट लीडर का एक एक्सट्रीम कोल्ड स्टाफ हासिल करना सिर्फ एक कॉन्फिडेंट था और वही इसका मास्टर सिर्फ इसीलिए बना क्योंकि उसने सबसे पहले इसे पाया था। लेकिन ना ही पैलेस मास्टर का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में और ना ही ओरियल ट्रेडर में कही गई मेंशन है कि ये डिवाइन वैली खुद को तोड़कर आर्मर भी बना सकता है। क्या इसका मतलब ये है कि पिछले पैलेस मास्टर में सिर्फ किसी से ने भी फाउंडिंग एंसेस्टर के असली पावर को कभी हासिल ही नहीं किया? सच कहूँ तो मैं भी सोचता हूँ कि हिडन पावर बस वो टेक्निक है, एक्सट्रीम कोल्ड आइस हेवनली टेक्निक और एक्सट्रीम कोल्ड आइस हेवन पाम टेक्निक जो स्टाफ पर इंग्रेडेड है। क्या वो सच में मैं फाउंडिंग एंसेस्टर द्वारा चुना गया है? हे एंसेस्टर, क्या आपने किसी ऐसे इंसान को चुना है जो आपके ब्लड लाइन का भी नहीं हो, या फिर जब हमारी ब्लड लाइन आउटसाइडर के हाथों में खत्म हो गई थी तब आपकी स्पिरिट हमसे अपने डिसेंडेंट से निराश हो गई और इसीलिए ये सब हुआ? आखिर जो हम करते हैं वही हम भुगतते हैं। इतना ही बोलते ही युवान बोलता है, अगर तुम अंत तक अपनी जान बर्बाद करने पर तुले हो तो मैं तुम्हें ये तुम्हारा सर काट दूंगा। उससे पहले मैं तुम्हें एक आखिरी ऑफर देता हूँ, अगर तुम वफादारी की कसम खाकर मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें अपने कल्ट का नॉर्थर्न फोर्टन कमांडर बना दूंगा। फिर सोचने लग जाता है, नॉर्थर्न फोर्टन कमांडर मतलब नॉर्थ फोर्टन का रूलर? क्या मैंने पूरे नॉर्थर्न फर्नीचर का मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड पर रूल करेगा? तभी युवान जो रिलिक था उसको वापस से हाथ में लेता है और उसे दे देता है सीधा हाथ में। वो इसे लेके काफी खुश होता है, बोलता है कि तो डिवाइन रिलिक आर्फिटेट अब मुझे ये रिजेक्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब डिमोनिक गॉड ने कुछ ना कुछ इसे साथ में किया होगा। मेरे सामने खड़ा ये आदमी शायद मार्शल आर्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल भी मिसाल इंसान है। अगर मैं उसके बनाए हुए मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड की हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लूँ तो क्या ये सबसे बड़ा सम्मान नहीं लगेगा? तभी वो युवान के सामने झुक जाता है और बोलता है, सोच रहा होता है आखिर मैं एक बार वापस से, और अपने बोलने लग जाता है युवान से, मैं डिमोनिक गॉड द्वारा दिया गया ये मौका स्वीकार करता हूँ एक असली दिल के साथ जो अनंत कृपया कभी नहीं भूलेगा और मैं कभी भी कमजोर हूँ, मेरी वफादारी स्वीकार करे। तभी युवान बोलता है, मैं तुम्हें हमारे कल्ट का नॉर्थर्न फोर्टन कमांडर और थर्ड ग्रैंड एंडर को अपॉइंट करता हूँ। तभी आयुष बोलता है, मैं आपकी सेवा करता हूँ। और इस तरह एक और ऐसा एब्सोल्यूट मास्टर जो 5 ग्रेट मास्टर का लेवल था युवान ने पास आ गया। और अब वो पल आ चुका था जब युवान ने पहली बार खुले आम अपनी इच्छा जाहिर की पूरे मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड को एक किराने की एम्बिशन में। तभी युवान सोच होता है, जैसे कि मैंने सोचा था सब ठीक है और डॉजिंग भी इसे पकड़ रहा है। तभी हमारा सीन 2 हफ्तों पहले का सीन होता है। यहाँ पे स्कीपिंग केव के पास में हेवनली डिमॉन कल्ट लीडर का टेम्पररी टेंट बना हुआ है। 9 यान मेरिडियन ब्लॉकेज की वजह से मैं बिना किसी रुकावट के एक्सट्रीम कोल्ड आइस हेवनली टेक्निक मास्टर कर पाया हूँ, लेकिन डिवाइन आर्टिफैक्ट की पावर को सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे आइस स्टाफ के अंदर के एक पुरानी पावर का हल्का सा एहसास हो रहा है। आखिर ये पावर क्या है? तभी हम देखते हैं डिवाइन रैलिक चमकने लग जाता है। बोल रहा था आखिर ये चमक क्यों रहा है? और जैसा कि मुझे लगता है कि जैसा मेरे हेवनली डिमन स्वॉर्ड आर्ट में जैसे था। तभी हम देखते हैं कहीं पे वो पहुंच जाता है जहाँ पे पंख हो रहा होता है। बोल रहा था आखिर ये कौन सा एरिया? तभी उसके पीछे से कोई निकलता है और हम देख सकते हैं वो काफी पीट रहा होता है किसी पंछी को। ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी सफेद फर कपड़ों में अपनी अनमैच्ड मार्शल आर्टिस्ट के उसे जाइंट बर्ड को दबा रहा है? समझ गया, ये सब एक्सट्रीम कोल्ड आइस स्टार के अंदर से बची हुई यादें हैं। तभी बोलता है, दिल शायद यही कहीं होगा। और इतना ही बोलते वो छड़ी उसके ऊपर रख देता है और सोचने लग जाता है ये है डिवाइन रैली का हिडन पावर। ये ग्रेट रॉक की स्पिरिचुअल एनर्जी थी। हालांकि सदियों तक नेलिटी के होने की वजह से काफी हिस्सा हो खो चुका है, लेकिन अब ये नए नियन मेरियन के ब्लॉकेज के एनर्जी के साथ जो सेम
कोल्ड नेचर की है, हार्मोनाइज हो रही है और लगभग एक कंप्लीट कोर को बराबर स्पिरिचुअल एनर्जी बना रही है। लगता है मैंने आप डिवाइन आर्टिफैक्ट की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। एक्सट्रीम कोल्ड आइज स्टाफ हेवनली डिमांड स्वॉर्ड की तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। नैनो इसके मार्शल का एनालाइज करो, तभी नैनो उसके मार्शलाइज्ड को एनालाइज करता है और बताता है ये गोल्ड स्टाफ भी उसी मार्शल से बनी है जिसे हेवनली डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट बनी है। एक ऐसा सब्सटेंस जो धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। कहा जाता है कि एक्सट्रीम कोल्ड आइज स्टाफ यहाँ में गिरने वाले मेटरवाइज के फ्रेगमेंट को मिक्स करके बनाया गया था और इसका ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट ही जैसा है। तो इसका मतलब है हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड में भी मेटरवाइज फ्रेगमेंट हो सकता है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे दो पावरफुल वेपन एक साथ मेरे पास आ गए, क्या ये एक कोइंसिडेंस है? खैर, ग्रेट रॉक के स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने की वजह से अब दूसरे लोग भी डिवाइन आर्टिफैक्ट को टच कर सकते हैं। मैंने सरफेस पर एनग्रेव इंटरेंस भी हटा दिया और वैसे भी मेरे पास नैनो सूट है तो आर्मर की जरूरत ही नहीं है। अगर सिर्फ एक खाली शील्ड से ही मुझे इतना टैलेंट मिल सकता है तो ये डील बिल्कुल बुरा नहीं है। और हमें नॉर्टन सी एस पैलेस के हॉस्पिटल का सीन में देखा जाता है जहाँ पे कल लीडर और हेड गार्डियन दोनों एनर्जी इन्फ्यूज कर रहे हैं, फिर भी उसके जगने की कोशिश साइन नहीं है। तभी हॉविंग बोलता है मुझे लगता है हमें जल्दी से उसे मेन कल्ट वापस ले जाना पड़ेगा। शर्मा सोच रहा था करंट कल लीडर ने कहा कि शायद ये उसके दिमाग में कीड़े और हिप्नोसिस का साइड इफेक्ट है। वैसे भी फॉर्मर ग्रैंड कल्ट लीडर को भी सिर्फ डिमोनिक ब्लड रिवर्सल आर्ट टेक्निक और हिप्नोसिस का साइड इफेक्ट से कोर मेडिटेशन में डैमेज हो गया था और उसे रिकवर होने में काफी महीने लगे थे। तो ये तो और भी ज्यादा टाइम का तक हिप्नोसिस में रहे थे, इसीलिए ये कहा जाएगा कि कोई नहीं कह सकता कि आप पहले कल लीडर के जितने मैं सेवा करता हूँ। आपकी एब्सेंस में बहुत कुछ बदल गया है। हमारी कल्ट जो पहले 6 मेजर सेक्ट में से काटती थी, अब वो 6 ब्लेड मार्शल स्कूल जैसे आप और स्वॉर्ड डीमन ग्रुप डेंजरस मानते हैं। अब करंट कल लीडर से डरते हैं। तभी हम देखते हैं वो खांसने लग जाता है और खांसता उठता है। तभी हॉबिंग को ऑर्डर देता बोलता है कल लीडर को यहाँ पे जल्दी से लाओ। तभी हॉबिंग भागता है, बोलता है ठीक है। तभी वो खांस के बैठता है और बोलता है कल लीडर क्या आप ठीक है? तभी वो देखता है हेड गार्डियन बहुत 20 सालों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, आखिर तुम्हें ऐसे देख के अच्छा लगा। तभी वो बोलता है कल लीडर आपका खून निकल रहा है। तभी बोलता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ ज्यादा भी झूठ नहीं लगा। और तभी हम देख सकते हैं उसके नाक से खून निकल रहा होता है। ये बोलता है उनके नाक से खून निकल रही है, बहुत खतरनाक कंडीशन में है। तभी वो अपना मेडिटेशन करने लगता है और पावर ऑफ करने लग जाता है जिससे कि उसके सामने लोटस बन जाता है। ये सोच रहा होता है गोल्डन एनर्जी क्या ये शाओलिन टेम्पल का एब्डोंट है मास्टर कर सकता है जो सुप्रीम मार्शल टेक्निक में मसल्स चेंज में खिलासी किया। तभी बताया जाता है ये तो हेवनली डिमोनिक मेंटल टेक्निक से बिल्कुल अलग एनर्जी सर्कुलेट मेथड होना चाहिए। फिर यह कैसे मसल्स चेंज क्लासिंग बुद्धिज्म जो ने बनाया था ऑर्थोडॉक्स इंटरनल मार्शल आर्टिस्ट के पीक माना जाता है जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बुद्धिज्म के एसेंस रखता है। लेकिन ये हेवनली डिमोनिक कल्टीवेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता है जो स्वॉर्ड डीमन ने रिक्रिएट की थी। इसीलिए इसे सीखने के लिए अपनी पुरानी ट्रू एनर्जी छोड़नी पड़ती है और अब जिससे ही वो मसल चेंज क्लासिक सर्कुलेट कर रहे हैं कल लीडर के चेहरा धीरे धीरे चमकने लगा है। तभी हम देखते हैं युवान वहाँ भागते भागते आता है, बोलते हैं आखिर क्या हुआ? तो हेड गार्ड बोलता कल लीडर। तभी ये बात सुन के वो हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है। हालांकि उसकी वॉलिटरी डैमेज हो चुकी है पर फिर भी वो एलाइटमेंट रेलम तक पहुंच गया है। मैंने लगा था कि मैं ज्यादातर लोगों की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन इस जवान लड़के की पावर को मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ जो अभी अभी अडल्टहुड में आया है। तभी वो युवान से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? तभी युवान झुकता और बोलता है मैं आपका ग्रैंड सन युवान हूँ, ग्रेट फार्मर ग्रैंड कल्ट लीडर का। बोलता है क्या तुम युवान हो? तुम यूं हमारे चाइल्ड बच्चे हो क्या? तभी अपने मन में सोचने लग जाता है ऐसा नहीं हो सकता कि युवान नाम ना पहचानो। जब युवान जैन ने कहा था कि वो कल लीडर सिलेक्शन की एक मेट से शादी करेगा तब 6 मेजर फंक्शन में काफी विरोध किया और मैं भी काफी हैरान हो गया था। मैं खुद पर्सनली इस सिचुएशन को हैंडल किया था और जब मैं कल छोड़कर जा रहा था तो वही एक बच्चा था जिसका नाम रखने के लिए यंग यंग ने मुझसे कहा था। गार्डियन बताता वो अब एक करंट कल लीडर हैं, फॉर्मर ग्रैंड कल लीडर सर। तभी बोलता है क्या वो करंट कल लीडर है क्या? ये बात सच में है? जब तक मैं खुद 6 ब्लेड मार्शल स्कूल को ढूंढ नहीं गया तब तक यू जोंग का रूल ही चल रहा था, इसीलिए मुझे नेचुरली लगा था कि अभी यू जैंग ही करंट कल लीडर होगा। ये सोचना भी मुश्किल है कि ऐसा बच्चा जो 6 मेजर फैंक्शन से भी नहीं आता वो कल लीडर बन गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे तो लगा था कि वो उन लोगों की वजह से कभी सेफ नहीं रहेगा। उनके जैसे हमेशा के लिए लगाने वाले बंधुओं से आजाद होना ये तो सच में चमत्कार है। तभी युवान से बोलता है तुम्हारा कल लीडर बनना सच में हैरान हूँ, क्या तुम थोड़ा और पास आ सकते हो? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तुम्हारे हाथ छोटे से फरंग जैसे थे और अब सोचता हूँ तुम कितने अच्छे से बड़े हो गए हो। तुम सच में अपनी माँ की तरह लगते हो। अभी युवान ये सब बात सुन के बोलता है आखिर क्या हो रहा है? मेरे चेस्ट में जैसे लग रहा है कुछ गर्मी गर्मी जैसा और काफी इमोशन हो जाता है और सोचता है क्या यही है ब्लड का रिश्ता? और बोलता है मैं खुशी हूँ कि आप ठीक है करके। और हम देखते हैं वो दोनों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं और बचपन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे युवान ग्रैंडफादर बोल रहा होता है अपने ग्रैंड चाइल्ड से ग्रैंडफादर से बुलाने जाने कितना अच्छा लगता है। हे ये अलग है। मुझे तो लगा था कि बिना अपना खुद का
बच्चा होने के में कभी ऐसी फीलिंग महसूस नहीं कर पाऊंगा। उनके ग्रैंडफादर बोलता है, नहीं नहीं, ये टाइम नहीं है, हम कहीं हैं। हेड गार्डियन, तभी हेड गार्डियन बोलता है, कृपया शांत हो जाइए, नॉर्टन सी आइस पैलेस है। क्या नॉर्टन सी आइस पैलेस? तो फिर तभी इवान बोलता है कि रुक, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। तभी बोलता है, नहीं, हमें हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें एसेंस कोर को बचाना होगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी चलो। तभी इवान बोलता है, आखिर ये सब चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बोलता है? टेंशन की जरूरत नहीं है। तभी बोलता है, हाँ, वो कोर मेरे पास है। और इवान दिखाता है वो कोर को, जो कि ड्रैगन टर्टल का एसेंस कोर होता है। क्या बोलता है, ये क्या सच में एसेंस कोर है? तभी इवान बोलता है, मुझे पता है आपकी हेल्थ अभी स्टेबल नहीं है, लेकिन आप सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्टिस्ट सेट के हाथ कैसे पकड़े गए? तभी बताता है कि मैंने सोचा था कि ये जोंगुंग और हमारी कल्ट के प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से अब गु जोंग और बाकी लोगों को सेक्रीफाइस देना पड़ा। तो ये हेड करें सोचता है, गु जोंग वो शालियन का फॉर्मर अडॉप्ट है जो 18 साल पहले गायब हो गया था। अब सोचता हूँ, मुयुंग ने कहा था कि वो स्टील मार्शल मास्टर में से एक था। इवान, हमें अभी भी अपनी गार्ड डाउन नहीं करनी चाहिए। ड्रैगन टर्टल जैसे और मिथिकल क्रिएचर मौजूद है, स्पेशली अभी लुम्पियोंग, फायर क्रेन और ग्रेट पिंग और व्हाइट टाइगर बाकी हैं। मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्टिस्ट एक्ट के पीछे पड़ा हुआ है। तभी युवान बोलता है, मुझे पता है, मैंने इंपीरियल टोम में फायर क्रेनिंग का एसेंस का कोड लेने से उन्हें रोक दिया था। बोलता है, क्या? तभी हम देखते हैं पुराने सीन जहाँ पे बोलता है, यंग लीडर बोलता है, ठीक है हेड गार्डियन, इसे लो और लेके जाओ। वो बोलता है, आखिर तुम कैसे लेके जा सकते हो स्वॉर्ड डिमन? तभी युवान सोच रहा होता है, अब सोचता हूँ कि एक वक्त था जब हमारी कल्ट के एक स्पाई डिमोनिक आर्ट्स एकेडमी के ट्रेजरी के पहुंच गया था। शायद वो ओलंपियन के एसेंस कोर को हासिल करने के लिए था। उसका ग्रैंडफादर बोलता है, क्या ओलंपियन डिमोनिक आर्ट एकेडमी के? तुम कहना क्या चाहते हो? तभी युवान बताता है और अपना स्वॉर्ड दिखा देता है। तभी वो बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तभी युवान बोलता है, यही है हेवनली डीमन स्वॉर्ड जो कि इम्पियन एसेंस कोर से बना हुआ है। तभी बोलता है, क्या ये हेवनली डीमन स्वॉर्ड है? और अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने सुना था कि सिर्फ हेवनली डीमन स्वॉर्ड का ट्रू सक्सेसर ही हासिल कर सकता है। क्या तुम कह रहे हो कि युवान, तुम कहना चाहते हो तुम्हारे पास सिर्फ ड्रैगन टर्टल का और फायर क्रीम का ही नहीं बल्कि लिम्पियम का भी एसेंस कोर भी है? तभी युवान बोलता है, हाँ। ग्रैंडफादर यकीन नहीं कर पा रहा होता, उसको हेड गार्डियन संभालने के लिए आता है। युवान बोलता है, लगता है मुझे ग्रेट पिंक के बारे में नहीं बताना चाहिए था। तभी उनको शांत करके जाता है और हमारे युवान की तरफ झुक जाता है और बोलता है, मैं ग्रेट हेवनली डिमोनिक कल्ट का 22वां कल्ट लीडर युनची सेकंड हेवनली डिमन को अपना नमन करता हूँ। तभी युवान बोलता है, ये सब करने की जरूरत नहीं, प्लीज उठ जाइए। तभी बोलता है, नहीं नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, और हंसने लगता है। बोलता है, ये मेरे जिंदगी का सबसे खुशहाल दिन है। तभी युवान अपने मन में सोचने लग जाता है, ग्रैंडफादर ने सारे बोझ अपने कंधों में उठाया और कड के लिए अपनी जान दे दी। अगर 6 सेट के लीडर भी ऐसे होते तो कभी सिविल वॉर ही नहीं होती। तभी युवान का दादा बोलता है, तुमने ट्रू हेवनली डीमन स्वॉर्ड मिला है और इतने सारे एसेंस कोर हासिल कर लिया है, ये जरूरी फाउंडिंग हेवनली डीमन की गार्डियंस की वजह से ही हुआ होगा। फाउंडिंग हेवनली डीमन की गार्डियंस, ये सुनकर मुझे वो वक्त याद आ गया जब मुझे हेवनली डीमन स्वॉर्ड मिला था। तभी हेवनली डीमन बोलता, इस पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में काफी टाइम लगेगा, लगता है ये मेरे लिए नहीं है। शायद मैंने ही ज्यादा सोच रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं सब कुछ बता दूं। अगर वैसे ही इतना टाइम बीत चुका है जैसे तुम कह रहे हो, तो ये अब 25 साल पहले शुरू हुआ था। मेरे रूल के टाइम डिमोनिक कल्ट वेस्ट की तरफ एक्सपेंड कर रहा था। उस वक्त ऑटोडेस्क अलायंस का लीडर होम यंग था, जिन्होंने 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में से एक को हराकर वो पोजीशन हासिल कर ली थी। हमारी डिवाइन कल्ट की पावर मिलिट्री ने ऑटोडेस्क 4 को यहाँ तक पीछे ढकेल दिया। हम उन्हें पूरी तरह से क्रश कर रहे थे, लेकिन 6 सेट के वेस्ट में और आगे बढ़ने पर काफी ऑब्जेक्शन हुआ। तभी हेड गार्डियन बोलता है, आपको पीछे हट जाना चाहिए था। हमारे पास इतना पावर थे कि हम नॉर्थन जाकर जॉनसन तक एक्सपेंड कर सकते थे, फिर भी अपने वेस्ट पर फोकस किया। इस डिसीजन पर सभी लोग सवाल उठा रहे थे। तभी उसका ग्रैंडफादर बोलता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। तभी अपना स्टोरी बताने लगता है, मेरा उसके साथ एक ऑप्शन था। हमारी पहली मुलाकात में 50 साल हो चुके थे। मैं जब जवान था, एनर्जी से भरा हुआ और अपने पुराने लीडर्स की तरह जंगिंग के सेंटर पर एक्सपेंड करने का सपना देखता हुआ, लेकिन मुझे रोकने वाले इंसान था शाओलिन टेम्पलर का फॉर्मर अबाउट वू जोंग। और वू जोंग ने एक बहुत रिस्पेक्टेड इंसान था, लेकिन अपनी मार्शल स्ट्रेंथ के लिए खासकर फेमस नहीं था। फिर भी आधा दिन लड़ने के बाद मुझे समझ में आ गया कि चैंगिंग में बहुत से हिडन ग्रैंड मास्टर हैं और मैं बुरी तरह से हार गया। और इंटरनल एनर्जी के साथ ये मेरी जिंदगी की पहली हार थी और मैंने बदला लेना चाहता था, इसलिए हमें एक ऑप्शन लिया गया था, हर 5 साल में एक डुएल करेंगे। उसने कहा था, अगर तुम हर बार आर्मी लेकर आओगे तो बहुत लोग मरेंगे, क्यों ना तुम सिर्फ और हम दोनों ही लड़ें। और वैसे ही हमारे लंबी राइवल शुरू हो गए। 20 साल तक शर्म की बात है कि मैंने उसे एक बार भी नहीं जीत पाया। फिर भी 5th डुएल में एक फाइनली जीत मिला। जीत के बहुत टाइम बाद इंतजार कर रहा था। ऑड के मुताबिक मैंने नॉर्थ की तरफ बढ़ सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। 25 साल में हमारे बीच समझ के रिस्पेक्ट डेवलप हो गया और पहली बार हराने के बाद हम दोस्त बन गए। इसी वजह से मैंने नॉर्थन के एक्सपर्ट छोड़कर दी और वेस्ट की तरफ बढ़ गया। दुनिया
दुनिया के लिए वो आउटर डेस्क के हीरो था, लेकिन सच कहूँ तो दोनों जीते थे और हमें मिला था अपनी ज़िंदगी के प्रॉब्लम सारे खतरों में। वो एक बहुत अच्छा इंसान था, फिर भी एक बात बदल गई। मैंने हमारी विजुअल मीटिंग पैलेस पर गए, लेकिन वो 2 हफ्तों तक नहीं मिला। बाद में पता चला कि शाओलिन टेम्पल का एक डिसाइपल गायब हो गया और गु जोंग खुद अंगुम गया है उसे ढूँढने के लिए। ये दूसरे सेक्ट का मैटर था, तो नॉर्मली मैं इंटरफेयर नहीं करता था, लेकिन मेरी क्यूरियोसिटी मुझे वहाँ ले गई। जंगल में मुझे एक फाइट का ट्रेस मिला, एक टेक्निक शाओलिन के अलग बिल्कुल, लेकिन दूसरी टेक्निक बिल्कुल अलग थी। वो बिल्कुल वैसे थी जैसे मार्च में 7 कल्ट लीडर का बॉडी पर देखा गया था जब वो सुप्रीम साइबर गॉड से फाइट की थी, जो मैंने डिमोनिक आर्ट्स एकेडमी में 6 लेवल पर एग्जाम के दौरान देखा था। तभी युवान बोलता, हाँ वो सुप्रीम साइबर टेस्ट मैंने भी देखा था, ब्लड टेक्निक। तो बोलता है, अच्छा तो तुम भी देख चुके हो, उसका नाम भी जानते हो? टेस्ट के दौरान मुझे लगा था ये बस पुरानी कहानी है, इसीलिए मैंने लिस्ट को इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब मैंने वो ड्रेस देखा तो मुझे समझ में आ गया कि ये मजाक नहीं था। 2 दिन तक सर्च करने के बाद मुझे गुगोंग के एक वैली में मिला। वो अकेला कई मार्शल मास्टर के सामने कर रहा था। मैं तुरंत उसकी मदद के लिए ज्वाइन कर लिया। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हम सबको हराने में कामयाब हो गए। वो लोग अलग अलग वेपन यूज कर रहे थे, लेकिन उनकी मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक सब एक ही थी, सुप्रीम साइबर गॉड की टेक्निक। सबको मत मानना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों, लेकिन उसकी बात में मानकर हमने कुछ लोगों को जिंदा छोड़ दिया। ये ब्लेड टेक्निक, ये लोग है कौन? तभी बताता है कि ये सुप्रीम साइबर गॉड के डिसेंडेंट है। तभी बोलता है, क्या सुप्रीम साइबर गॉड के डिसेंडेंट? मुझे पहले से ही शक था, लेकिन फिर भी ये सुन के मैं शॉक हो गया। दुनिया के सबसे बड़े ब्लेड मास्टर कब का गायब हो चुका है और अब ये उसके डिसेंडेंट मेरे सामने खड़े थे। मुझे लगा गु शोंग के सिर्फ मिशिंग मोंग को ढूंढते हुए सब मैं फंस गया था, लेकिन बात कुछ और ही निकली थी। तभी युवान बोलता, आखिर अब कहने क्या चाहते हैं? तभी उसका ग्रैंडफादर बोलता, वो असल में उनके बारे में काफी पहले से ही जानता था। आज से लगभग 500 साल पहले मार्शल आर्ट्स वो खुद में एक इंसान बन गया था, ब्लेड गॉड। उसका पहला शिकार था हेवनली डिवाइन कल्ट का 7 कल्ट लीडर युवान वू हुआ, जो उससे जमीन के 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक था। 2 साल ब्लेड गॉड ने माउंट सॉन्ग के में फिर से एक निशान छोड़ा। शाओलिन के डिवाइन वोंग गोंगवंग को मार दिया। वो पूरे सेंट्रल प्लेन्स में रिस्पेक्टेड था, इसलिए 9th सेक्ट और फैंसन ने छोटे बड़े सेक्ट के साथ मिलकर कल्परेट को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन सब फेल हो गए। फिर हर 2 साल में एक ट्रूप टॉप मास्टर मारा गया, आयरन फिस्ट किंग योंग, और उसके बाद फॉर्डुंग का नंबर 1 स्वॉर्डमैन इमॉर्टल किंग वोंग। उस वक्त सिर्फ एक ही इंसान था जो उस ब्लेड गॉड को रोक पाया था, वो हमारी कल्ट के अनपेरेबल स्वॉर्डमैन स्वॉर्ड डीमन था, युवो। अब वक्त आ गया था कि मैं तुम्हें सच बताऊं, स्वॉर्ड डीमन ने डिमोन एकेडमी क्यों बनाई थी, इसका असली रीजन तुम्हें जानना चाहिए। तभी विवान बोलता है, वो इसलिए था ताकि उसके फ्यूचर में आने वाले ब्लेड गॉड और उसके डिसेंडेंट का तैयारी किया जा सके। तभी उसका ग्रैंडफादर बोलता है, तुम्हें कैसे पता चला? तभी हेड गार्डियन बोलता है, कल लीडर ने भी एक एल्डर के रास्ते पर चलते हुए डिमोनिक एकेडमी का 6th स्टेज क्लियर किया, इसलिए वो स्वॉर्ड डीमन के लास्ट विश और सीक्रेट नोट्स के बारे में पिछले से ही जानता था। तभी बोलता है, क्या इसने 6th स्टेज को पास कर लिया? तभी ग्रैंडफादर बोलता है, तुम इस बुड्ढे को लगातार सरपास करते जा रहे हो, इतनी मेंटल टैलेंट के साथ। अगर तुम पास नहीं करते तो वो अजीब ही होता, लेकिन सिर्फ हमारे कल्ट ने प्रेजेंटर नहीं किया था। जब राइटियस पाथ के 2 बड़े पिलर शालियन के डिवाइन मॉन्क और वार्डिंग का स्वॉर्डमैन मारे गए, तब राइटियस फैंक्शन के अंदर एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उस आदमी को ट्रैक करने के लिए, फॉरेस्ट ऑफ हर्मिस्ट। ये उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था जिसमें ग्रैंड मास्टर गु जोंग को शामिल था। ये सब बात सुन के युवान अपना सोचने लगता है। फॉरेस्ट ऑफ हर्मिस्ट कहा जाता है कि एक ऐसी फोर्स है जब सामने आती है तो जब मार्शल आर्टिस्ट वर्ल्ड में बड़ा खून खराबा होता है, लेकिन 500 सालों तक इनका कोई भी निशान नहीं मिला, इसलिए सब लोग इस सिर्फ एक बेकार अफवाह मानते थे। तब उसका ग्रैंडफादर बोलता है, फॉरेस्ट ऑफ हार्मिस्ट सच में एक रियल ऑर्गेनाइजेशन थी और ग्रैंड मास्टर गु जोंग भी उसका हिस्सा था। ब्लेड गॉड ने ज्यादातर 5 ग्रेट मास्टर में खुद को ही मार दिया, इसलिए 500 साल पहले राइटियस फैंक्शन का उस दिन डराना नेचुरल था, लेकिन उन्होंने हमारी कल्ट से अलग रास्ता चुना। जहां स्वॉर्ड डीमन ने स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट का ट्रेन करने पर फोकस किया, वहीं फॉर्टन हार्मिस्ट ने ब्लेड गॉड को सीक्रेटली ट्रैक करने का रास्ता चुना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि ब्लेड गॉड को ट्रेस छोटा ही नहीं था, फिर भी फॉरेस्ट ऑफ हार्मिस्ट उसका पीछा करता रहा, जबकि बाकी सब लोग हार मान चुके थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वॉर्ड डीमन ने फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट किया था, और वो प्रेडिक्शन सच हो गई। ब्लेड गॉड को गायब होने के लगभग 200 साल पहले तक जियांगुन के माउंट ब्रियंग में उनकी ब्लेड टेक्निक ट्रेस करने में मिली, लेकिन उनमें से कुछ अजीब था, वो उतने रिफाइंड नहीं थे जितने असली ब्लेड गॉड के मार्क होते हैं। रिकॉर्ड में लिखा गया था वो सिर्फ इन्वेंशन था, उसके बाद फिर से गायब हो गया, लेकिन 50 साल बाद जंक्शन के नॉर्थर्न में फिर से ट्रेस मिला। वहाँ के ब्लेड मार्च पहले से ज्यादा एडवांस थे, लेकिन फिर भी असली ब्लेड गॉड का लेवल से काफी नीचे था। क्या फॉरेस्ट हार्मिस्ट में मिला था? तभी उसका दादा जवाब देता है, नहीं, इतने ट्रैकिंग के बाद भी उन्होंने सिर्फ ब्लेड मार्क से मिले, लोग खुद को कभी सामने नहीं आए। फॉरेस्ट ऑफ हार्मिस्ट ने बहुत सारे ट्रेसेस ढूंढे, लेकिन ब्लेड गॉड ये उसका लोग कभी डायरेक्टली नहीं दिखे, लेकिन इन सब ट्रेस के उन्होंने एक इंपॉर्टेंट सच डिस्कवर किया। वन बोलता है, कौन सा सच? जो ट्रेस वो छोड़ रहा था धीरे धीरे वो बिल्कुल ब्लेड गॉड के ट्रेस जैसे होने लगे। उनके दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं और आगे बताता है, इस सब के बेसिस पर फॉरेस्ट हार्मिस्ट ने एक हाइपोथेसिस रखी, ये लोग सच में ब्लेड गॉड के डिसेंडेंट तो थे, लेकिन शायद
शायद उन्हें डायरेक्टली ब्लेड गॉड से टेक्निक नहीं सिखाई। युवांग सोचता है ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैबिटेस है। अगर उन्होंने फॉर्मली ट्रेन नहीं किया गया होता तो ये ब्लेड गॉड के डिवाइन मार्शल आर्टिस्ट का असली ट्रेनिंग मेथड खो दिया होता। तो हो सकता है कि उन्होंने धीरे धीरे लंबे समय तक खुद उसी से डेवलप किया हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि ब्लेड गॉड के डिसेंडेंट वाकई में एग्जिस्ट करते थे। बाद में जब उन्होंने पता चला कि फॉरेस्ट ऑफ हार्वेस्ट का उनका पीछा कर रही है तो उन्होंने खुद को रिवील किया ताकि वो ट्रैकर्स को ही ढूंढ सकें। जब तक ये बात समझ में आया फॉरेस्ट ऑफ हार्वेस्ट ने 3 से ज्यादा मास्टर ऑलरेडी गायब हो चुके थे। जब शाओलिन धर्मा का मास्टर जॉन जिन जो फॉरेस्ट में हार्वेस्ट हिस्सा था खुद भी बनाने के लिए आगे आया और मतलब उन्होंने उल्टा ट्रैक करने के लिए उनके सेक्रीफाइसेस की वजह से ही हम पहली बार उन लोगों से मिले। बाद में ग्रैंड मास्टर गो गोंग ने मैंने कुछ ब्लेड गॉड को डिसेंडेंट को पकड़ा लेकिन इंटेरोगेट करने से पहले ही उनके सर फट गए और वो मर गए। हर बार ऐसा ही होता रहा, कोई इन्फॉर्मेशन मिलने से पहले ही फट जाते थे। फिर 20 साल पहले हमें एक ऐसा एनिमी से टकराया जिसका मार्शल पावर इनकम्प्लीट था। वो आयरन मार्क्स पहने हुए लोगों के साथ आया था अपने पुराने साथियों से मिलकर के मजा लो। तब मुझे उसके बाद समझ नहीं आई लेकिन एक फाइट्स बैटल के बाद में हमें 6 ब्लेड मार्शल स्कूल के मास्टर को खो दिया लेकिन आयरन मार्क्स वाले लोगों को कैप्चर कर लिया। जब हमने उनके मार्क्स उतारे तो समझ में आया उन मार्क्स के अंदर धर्मा मास्टर जम था जो खुद बेड बना था। और सिर्फ वही नहीं था, फॉरेस्ट ऑफ हार्वेस्ट में भी और मास्टर थे जिन्होंने हमें डेड समझ रहे थे। सब के सब किसी अननोन हिप्नोसिस में कंट्रोल थे। हमें उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन उनके दिमाग में जो बग्स थे वो फट गए और वो मर गए। लेकिन जम अलग था, उसका हिप्नोसिस पेटल ब्रेक हो गया था। उसने बताया कि 6 ब्लेड मार्शल स्कूल ने एक बहुत बड़ा फोर्स बना लिया है और अब वो पूरे मार्शल वर्ल्ड में सामना कर रहे हैं। लेकिन वो भी ज्यादा देर तक जिंदा रह पाया और फिर मर गया। फिर भी एक चीज अलग थी, उसका सर नहीं फटा। इसीलिए मैंने गुजोंग की परमिशन उससे एग्जीक्यूट किया और शॉकिंग बात ये चली कि उसके दिमाग के बग इनएक्टिवेट था जैसे हार्मोनेशन में था और लगता है उस वक्त को रोकने वाली चीज मसल्स चेंजिंग क्लासिक की सीक्रेट बुद्धिस्ट पावर थी। तो ये वन बोलता है ग्रैंडफादर कहीं आपने मसल चेंजिंग मसल क्लासिक तो नहीं सीखा था? उसका फादर बोलता है हाँ, उसके स्ट्रेंथ में घुसाने के लिए यह बुढ़ा फॉरेस्ट इन्वेस्ट में भी एक मेंबर था। मसल्स चेंज क्लासिक जो सालून के बुद्धि ने बनाया था कल्टीवेट टेक्निक के पाइनेकल माना जाता था। माइंड और बॉडी को क्लेम करने में बहुत ही पावरफुल था। जब हमें पता चला कि यह टेक्निक हिप्नोसिस और दिमाग के बग को रोकने में काफी इफेक्टिव था तो मैंने और ग्रैंड मास्टर गु जोंग ने डिसाइड किया कि हम 6 ब्लेड मार्शल स्कूल में रिवर्सल इंफिल्ट्रेट करेंगे। तभी हेड गार्डियन बोलता है क्या इसी वजह से आप उस वक्त सर्कुलेशन में गए थे मसल चेंजिंग क्लासिक सीखने? तभी बोलता है हाँ, वो एक रीजन था लेकिन मैं हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट की एनर्जी को सर्कुलेट मेथड का रिस्टोर करने का भी कोशिश कर रहा था। मुझे लगा था सिर्फ हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट ही ब्लेड गॉड की डिवाइन मार्शल आर्ट का काउंटर हो सकती है लेकिन बिना उसके प्रॉपर एनर्जी सर्कुलेट के मैं उसके फुल पावर को यूज नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैंने काफी वक्त उसे रिस्टोर करने में लगाया। साथ ही मेरा प्लान था कि मैं कल्ट में ही रहूं जब तक मसल चेंजिंग क्लासिक मास्टर ना कर लूं। लेकिन जितना ज़्यादा मैं प्रैक्टिस करता था उतनी ही बुद्धिस्ट एनर्जी स्ट्रांग होती जा रही थी जो हेवनली डिमोनिक कल्टीवेशन से क्लैश करने लगी थी। मुझे डर था कि सिक्स एल्डर या युआन जेंग जो उस वक्त कल्ट लीडर बना था ये नोटिस कर लेगा। इसीलिए मुझे अपनी प्लानिंग से पहले ही कल्ट छोड़नी पड़ी। कुछ सालों तक तैयारी करने के बाद मैंने खुद को कैप्चर होने दिया ताकि मैं उनके स्ट्रेड होल्ड में घुस सकूं। ये बात सुन के हेड गार्डियन नीचे बैठ जाता है और बोलता है तभी हेड गार्डियन बोलता है आपने इतने बड़ा बोझ अकेला उठाया हुआ था, अगर आपने अपने सबऑर्डिनेट को बता दिया होता तो? तभी जवाब देता है क्या तुम भूल गए हो मेरे पास हेवनली डीमन सील का एक ग्रेडियन होने का फर्ज था और स्वॉर्ड डीमन की छुड़ी हुई वाली भी। ये बुढ़ा कैसे इन सबको इग्नोर कर सकता था? वे और रोने लग जाता है। हॉबिन भी रो रहा होता है। युवान गुस्से में सोचता है तो आप बैटल में कैप्चर नहीं हुए थे बल्कि खुद से ही अंदर गए थे ग्रैंडफादर। तभी ग्रैंडफादर बोलता है उनके दोबारा कैप्चर होने के बाद मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां शायद 6 ब्लेड मार्शल स्कूल का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। शुरू में उन्होंने पोलैरिटी बात की और मुझे अलग अलग फैक्शन के सीक्रेट बताने के लिए मनाने की कोशिश की थी लेकिन जब उन्होंने लगा कि प्रेजेंस कम नहीं कर रहा तो उन्होंने धमकी दी और टॉर्चर का सहारा लिया। इवान फिर गुस्सा होता है मैंने ये सब देखना था। जब ग्रैंडफादर वापस आए थे उनके पूरे बॉडी पर टॉर्चर के निशान थे। ग्रैंडफादर आगे बोलता है ये सब इस बूढ़े की बेवकूफ़ी की भरी गलती सोच थी। मैंने सोचा था कि अगर मैं बस सब कुछ सह लूँ तो मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। हम दोनों जो लगभग 10 साल तक टॉर्चर झेलते रहे आखिरकार उन्होंने हिप्नोसिस का आगे झुक गए। इस दौरान उनकी हिप्नोसिस टेक्निक इतनी पावरफुल हो गई थी कि वो मसल चेंजिंग क्लासिक भी सरपास कर गई थी। शर्म की बात है कि मुझे उस वक्त की कोई याद नहीं आ रही जब मैं हिप्नोसिस के कंट्रोल में था लेकिन एक बात पक्की थी, मुझे मरने का ऑर्डर नहीं दिया गया था। उन्होंने लगा था कि ये बुढ़ा पूरी तरह से घोस्ट आयरन ग्रुप का हिस्सा बन चुका है और फिर उन्होंने मुझे अपने गार्ड प्लेन के इसे यूज करना शुरू कर दिया। हर बार मैं
कोशिश करता रहा कि मसल चेंजिंग क्लासिक की मदद से थोड़ी देर तक रुक जाऊं, लेकिन हिप्नोसिस तोड़ दूं और उनके प्लान समझ पाऊं। लेकिन उनके लेयर में इतने सारे मास्टर थे कि मैं फेली टेक्निक यूज नहीं कर पाता था। कभी मुझे अपनी होश वापस पाने में 1 महीना लग जाता था, कभी उससे ज्यादा भी लगता था और मेरी मेमोरीज कंफ्यूज होने लगती थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि हिप्नोसिस और दिमाग के बग्स धीरे धीरे मसल चेंजिंग क्लासिक की एनर्जी के साथ अडॉप्ट होने लगे थे। शायद ग्रैंड मास्टर गुड जोंग के साथ भी यही हुआ होगा। तभी युवान बोलता है, क्या आपने कुछ पता लगाया? तभी वो ना में जवाब देता है और बोलता है, वो लोग वाकई में कमाल के थे। उन्होंने सिंप्लीफाइड चाइनीज कैरेक्टर को कोड की तरह यूज किया, लेकिन मैं उसका आधा भी समझ नहीं पाया, इसीलिए मुझे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सका। तभी युवान सोचता है, क्या वो सिंप्लीफाइड चाइनीज हो सकता है? अब सोचता हूँ जो बुक डिवाइन टेक्निक में वो लोग ढूंढ रहे थे वो सिंप्लीफाइड चाइनीज में लिखी थी। कितनी बड़ी अफसोस की बात है। अगर मैं वो किताब ले लेता तो हम सब इसे डिकोड कर सकते थे, लेकिन ग्रैंडफादर की सिचुएशन में ये मुमकिन नहीं था। ग्रैंडफादर बोलता है, आखिरकार मैंने बस इतना ही कर पाया कि जब वह हिप्नोसिस का इफेक्ट थोड़ा सा कम हुआ, मैं उन कैरेक्टर को लिख लेता। बोलता है, क्या सच में लिखे थे आपने? हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो मैंने लिखा था उसे बराबर कैसे निकाला जाए। काफी इंटरेस्टिंग के बाद मुझे एक मौका मिला। इस बुड्ढे को ड्रैगन टर्टल का कोर लाने के मिशन पर भेजा गया। किस्मत से हॉबिंग प्रोविंस में मुझे थोड़ी देर के लिए होश वापस आया था और मैंने बिना उन्हें पता चले उसे छुपा पाया। मेरी यादों में पूरी क्लियर नहीं है, लेकिन वो कोड शायद उनके एंसेस्टर के द्वारा छोड़ा गया था। हम सोचता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये वाकई में ब्लेड गोड का छोड़ा हुआ रिकॉर्ड है तो शायद हम उसके असली प्रपोजल को समझ सकते हैं। बाद में जब मैं ड्रैगन टर्टल का सामना कर रहा था तो उससे थोड़ी देर के लिए हिप्नोसिस का इफेक्ट हट गया था। तब मैंने नॉर्टन सी आइस पैलेस के एक यंग लॉर्ड के लड़के को अपनी आइडेंटिटी पहले देकर मदद मांगी। किसने सोचा था कि किसी चमत्कार की तरह तुम खुद इस बुढ़े को बचाने आ जाओगे। मुझे लगा था कि ये मिरेकल हेवनली डीमन इंसेक्टर की कृपया की वजह से हुआ है और तुम 5 स्पिरिचुअल कोर के बारे में भी पूछ रहे थे। तईवान बोलता है, मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि आपने क्यों कहा कि ये कोर उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। उसका ग्रैंडफादर बोलता है, ये मानना मुश्किल है, लेकिन अगर उनकी बात सच थी तो ये इंटरनल लाइफ और इमोर्टलिटी दे सकता था। उन्होंने कहा था कि इसे इंसान हमेशा के लिए जी सकता है।